आज क्या करने वाले हैं? फ्लैगशिप योजनाएं। आज आप लोगों को नोट डाउन नहीं करना है, आप समझिए, ये प्रिंट आउट के लिए दे दिया गया, आप लोगों को प्रिंट आउट मिल जाएगा इसका आज की क्लास के बाद में। कुछ चीजें मैं कहूंगी कि इस योजना में जो अपडेट है वो आप एक जगह पे, एक पेज पे, थोड़ी सी जगह में वो लिख लेना कि इस योजना में ये वाला अपडेट था, अदरवाइज सारी की सारी आपको ये पूरा प्रिंट आउट मिल जाएगा। ओके सबसे पहले एक तो आप लोगों को कैसे याद रखना, इसमें क्या क्या चीजें याद रखनी है, जो डिफरेंट जो हमारी स्कीम्स के क्वेश्चन आते हैं उसमें हमें क्या पता होना चाहिए। पहली चीज कि विभाग कौन सा है, कौन से विभाग के द्वारा ये योजना चलाई जा रही है, आपको ये पता होना चाहिए। सेकंड चीज डेट ऑफ कमेंसमेंट, यानी कि स्टार्ट होने की कौन सी डेट है, कहाँ से ये शुरू हुई है, ये आपको पता होना चाहिए। तीसरा, देखिए कुछ योजनाएं ऐसी होंगी जिसमें जो लाभार्थी होंगे वो एक बहुत बड़ा सेक्शन होगा, यानी कि बहुत सारे लोगों को एट ए टाइम वो योजना का लाभ मिल रहा होगा, तो उस प्रकार के योजना में से लाभार्थी पे क्वेश्चन आना बहुत ही कम होता है, वहां पे नहीं आता। लेकिन कुछ विशेष योजनाएं होंगी जिनमें लाभार्थी जो हैं एक विशेष वर्ग होगा, उस पे लाभार्थी कौन है ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा नई कुछ उसमें जो अपडेट हुई होगी करंट में उस योजना की, वो हमें पता होनी चाहिए। ओके, तो सबसे पहले हमारी आती है राजस्थान आयोजना विभाग। आयोजना विभाग के द्वारा कौन सी योजना चलाई जा रही है? राजस्थान जन आधार योजना। कब से शुरू हुई? 18 दिसंबर 2019 से इसको शुरू किया गया है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? परिवारों की जनसांख्यिकी और सामाजिक आर्थिक सूचनाओं का डेटाबेस तैयार कर प्रत्येक परिवार को एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान प्रदान किया जाना। जस्ट लाइक हमारे नेशनल लेवल पे क्या है? आधार कार्ड है, यूआईडी है, यूनिक आइडेंटिटी नंबर। उसी प्रकार से राजस्थान के प्रत्येक नागरिक का एक आर्थिक और सामाजिक सूचनाओं का डेटाबेस तैयार करना। हमने पहले भी चर्चा की थी कि जो डेटा होता है ये गवर्नमेंट के लिए किस प्रकार बेनिफिशियल होता है। जितना भी डेटा होता है अलग अलग प्रकार से कैटेगराइज करके उसी प्रकार से योजनाएं तैयार की जाती हैं, फिर उसी प्रकार से बजट अलोकेट किया जाता है कि कितने लोग किस योजना से लाभान्वित होंगे। ये जो चीजें हैं कि कौन कौन लाभान्वित होंगे, कितनी संख्या ऑलमोस्ट होगी, ये गवर्नमेंट के पास पहले से डेटा होता है और उसी के अनुसार बजट अलोकेट किया जाता है उस योजना को। तो ये भी क्या है? एक डेटाबेस तैयार करने की एक योजना है बेसिकली। कि होगा तो ये कि एक आईडी कार्ड मिला, हम जैसे आम नागरिक क्या सोचेगा कि ये भी जस्ट लाइक एक आईडी कार्ड है, लेकिन वो आईडी कार्ड गवर्नमेंट के लिए क्या तैयार कर रहा है? एक डेटाबेस तैयार कर रहा है जिसका वो यूज करेंगे विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाने में, विभिन्न प्रकार की सूचनाएं अपने पास रखने में और उसी के अनुसार आने वाले बजट में पैसे अलोकेट करने में। इसमें क्या किसी पर्टिकुलर वर्ग को करवाना है? नहीं, सभी के लिए कहा है। तो उद्देश्य के अंदर साफ साफ लिखा है कि राजस्थान के प्रत्येक परिवार का बनेगा ये। सभी परिवार पंजीयन कराने व जन आधार प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। हालांकि ये क्या है? कंपलसरी नहीं है। प्रत्येक परिवार को 10 अंकीय पहचान पत्र मिलेगा। निशुल्क जन आधार कार्ड प्रदान किया जा रहा है। इस कार्ड में मुखिया सहित प्रत्येक सदस्य की 11 अंकीय, देखिए पूरे परिवार का जो कार्ड बनेगा उस कार्ड की तो एक पहचान संख्या होगी, वो 10 डिजिट नंबर होगा। लेकिन जितने भी मेंबर्स हैं एक परिवार में, एबीसी जितने भी मेंबर्स हैं, इनको क्या होगा? एक 11 अंक का डिजिट वो नंबर दिया जाएगा जो उनकी पहचान संख्या होगी। भविष्य में सभी जन कल्याण की योजनाओं के लाभ, अब यही होता है। आधार कार्ड जब बनाया गया था तब भी यही कहा था कि ये मैंडेटरी नहीं है किसी को बनवाना, लेकिन जितनी भी स्कीम्स हैं, जितने भी अन्य चीजें हैं, उनमें क्या कर दिया? आधार कार्ड की जरूरत को एनलिस्ट कर दिया कि आधार कार्ड होना चाहिए। तो वही चीज यहाँ पे है कि
इस सभी जन कल्याण की योजनाओं के लाभ एवं सेवाओं के लिए इस कार्ड को क्या किया जाएगा, जरूरी होगा, ये आवश्यक होगा। सार्वजनिक वितरण, सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसी 114 महत्वपूर्ण योजनाओं के लाभ हस्तांतरित किए जा रहे हैं। तो यानी कि 1 बाय 1 जितनी भी स्कीम है, ये 114 स्कीम है, इसके अंदर ये राजस्थान जन आधार कार्ड है, इसको मैंडेटरी कर देंगे कि आपके पास में ये होना चाहिए। राज्य सरकार शीघ्र ही NFSA यानी कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट और अंत्योदय हेतु भी इस मान्य दस्तावेज की संज्ञा दे रही, और ये दे दी गई है। यानी कि आपका जो राशन कार्ड बनता है राजस्थान में, उसमें आप जन आधार कार्ड, अगर आपका नहीं बना है तो आप जन आधार कार्ड के आधार पे भी ले सकते हो। अब एक वर्ड हमारे सामने आया है, अंत्योदय। अंत्योदय के अंदर आगे भी जो स्कीम्स आएंगी उसमें अंत्योदय परिवार, अंत्योदय वर्ग होगा। ये कौन सा वर्ग है? हमने पढ़ा है BPL, हमने पढ़ा है MBC, SBC, ये सब कैटेगरीज हमने पढ़ी हैं। तो अंत्योदय में कौन से परिवार आते हैं? पिछड़ा हुआ तो वो तो OBC में भी अन्य पिछड़ा वर्ग आ गया। देखिए, वो परिवार जिसकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम है, लेस देन 1 लाख है, तो वो परिवार क्या आता है? अंत्योदय परिवार के अंदर आता है राजस्थान के अंदर। अंत्योदय यानी कि जो अंतिम छोर पे है। सोच के देखिए, जिसका वार्षिक आय 1 लाख भी नहीं है और परिवार में 5 सदस्य हैं, तो वो किस तरीके से जीवन निर्वाह कर सकता है। तो ये चीज है कि अंत्योदय का आगे जब भी जिक्र होगा तो आप अंत्योदय से उस फैमिली को कनेक्ट करेंगे। इसमें परिवार के अंदर मेंबर्स की संख्या पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कितने भी मेंबर हो सकते हैं, बस उसकी वार्षिक आय 1 लाख से कम होगी। तो यहाँ पे कोई दिक्कत? अब इस स्कीम के ऊपर क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? इसमें जो क्वेश्चन होगा, जैसा मुझे लग रहा है, इसके अंदर स्टेटमेंट आधारित क्वेश्चन होगा। स्टेटमेंट में क्या कह देंगे कि राजस्थान जन आधार कार्ड के अंदर 11 जो अंक का एक आधार कार्ड प्रदान किया जाएगा, जन आधार कार्ड। तो ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है, क्योंकि 10 अंक का होगा और 10 और 11 है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। 11 तो मेंबर की आईडी होती है, 11 डिजिट की मेंबर की आईडी मिलेगी, 10 डिजिट की मिलेगी आपको वो आधार, जो जन आधार कार्ड होगा उसकी आईडी होगी। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है। खुशी से उछल के 10 और 11 देखते टिक नहीं करना है वहां पे, क्योंकि वो कंफ्यूज करने के लिए होगा। फिर इसके अंदर सभी परिवारों का, एक परिवार का एक कार्ड होगा। यहाँ पे भी लिख देंगे कि प्रत्येक व्यक्ति का एक कार्ड बनाया जाएगा, जबकि ये क्या है? एक परिवार आधारित कार्ड है, जिसके अंदर मुखिया के नाम से ये बनाया जाएगा। जैसे कि भामाशाह योजनाएं थी, भामाशाह कार्ड बनता था तो महिला मुखिया के नाम पे बनता था, परिवार की महिला मुखिया। उसी प्रकार से ये कार्ड बनेगा। बाकी इसमें स्टार्ट होने की डेट है, ये इंपॉर्टेंट है कि कब से जन आधार कार्ड योजना को शुरू किया गया। ओके, नेक्स्ट आपकी आती है ऊर्जा विभाग की योजना। क्लियर? अच्छा, ओके, थैंक यू। ऊर्जा विभाग, ये भी इम्पोर्टेंट स्कीम है जो लास्ट समर के अंदर आई थी, 2021 में लॉन्च की गई थी। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, ये लास्ट जब हमने करंट अफेयर पढ़े थे तब भी पढ़ी थी, और ये इम्पोर्टेंट है। तो इसमें क्या है, 17 जुलाई 2021 को शुरू की गई। शुरुआत करने की, अनाउंस करने की डेट तो क्या है? 17 जुलाई 2021, लेकिन लाभ वितरित करने की डेट जो है वो 1 मई है, 1 मई 2021।
1 मई 2021 से किसानों को इसका लाभ दे दिया गया था और शुरुआत की गई थी, इसको अनाउंस किया गया था 17 जुलाई 2021 से। तो ये क्या है, देखिए, जो किसान अपने खेत पे बिजली के उपकरण यूज करते हैं तो उनका क्या होता है, एक जैसे हमारे घरों में नॉर्मल मीटर होता है, जो हाउस मीटर होता है जिसमें यूनिट्स आती हैं, वैसे ही किसानों के लिए जो बिजली की दर होती है प्रति यूनिट यूज करने की, वो अलग होती है। और जो कृषि मीटर होता है वो अलग होता है। जस्ट लाइक कि घरों में नॉर्मल घर में होगा वो अलग से मीटर होगा, वाणिज्यिक कोई संस्था होगी उसके अंदर अलग होता है, कमर्शियल मीटर लगता है। उसी प्रकार से एक एग्रीकल्चर मीटर लगता है जिसके अंदर अलग से जो जितनी भी यूनिट आई होती है उसकी राज्य सरकार के द्वारा अलग से दर निर्धारित की हुई होती है। अब किसानों का जो बिजली का बिल आता है, खेती किसानी के कार्य में जितनी बिजली उन्होंने यूज की है, तो उसके अंदर बिल भरने से संबंधित, गवर्नमेंट के द्वारा बिल भरने से संबंधित ये योजना है किसान मित्र ऊर्जा योजना। इसमें प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के मीटर्ड व फ्लैट रेट श्रेणी के किसान उपभोक्ताओं को, नॉर्मल नहीं है, किसान उपभोक्ताओं को, यानी कि तो किसानी के अंदर जिन्होंने जो बिजली यूज की है एग्रीकल्चर वर्क से रिलेटेड, ये नहीं है कि किसी के खेत में घर बना हुआ था और वो अपने घर में जो बिजली यूज कर रहा है उसको वो अपने इसमें दिखा दे, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ एग्रीकल्चर वर्क के लिए जो बिजली यूज की गई है उसके लिए अनुदान प्रदान किया जाएगा। अधिकतम 1,000 एवं प्रतिवर्ष अधिकतम 12,000 रुपए, यानी कि जितना भी महीने का बिल आएगा, मान लीजिए कि 1200 रुपए का बिल आया तो 1200 रुपए में से 1,000 रुपए तो गवर्नमेंट देगी और 200 रुपए किसान को देना होगा। इस प्रकार से होगा। अब मान लीजिए किसी के 1200 आया, उसने तो पूरा फायदा उठा लिया, उसको 1 महीने का 1,000 रुपए का अनुदान मिल ही गया। अब जस्ट लाइक कि अभी जो टाइम चल रहा है राजस्थान में, कुछ खेती किसानी का कार्य हो रहा है क्या मई में? नहीं होता है, बिल्कुल ना कोई बुआई का कार्य होता है, ना कोई कटाई, कुछ भी नहीं होता है। तो इस टाइम पे कोई यूज भी नहीं आ रही होगी लाइट, इतना न तो कोई इरिगेशन करना ना कुछ और। तो मान लीजिए उसकी बिल आया 200 रुपए का, किसान को मात्र 200 रुपए का बिल आया। अब उसको 800 रुपए का नुकसान हो रहा है, एक तरीके से 800 रुपए और उसको मिलने चाहिए थे। तो क्या होता है, ये 800 रुपए है ना, ये उसके एक तरीके से जमा रहते हैं और जब उसको भविष्य में ज्यादा उसका बिल आएगा तो ये उसमें एडजस्ट किए जाएंगे। इसीलिए नेक्स्ट जो लाइन लिखी है वो लिखी है कि 12,000 रुपए उसको क्या मिलेंगे, 1 साल के मिलेंगे ही मिलेंगे। का बाद में उसको ये क्या कर दिया जाएगा, आगे एडजस्ट कर दिया जाएगा। तो 1 साल का अधिकतम 12,000 रुपए और 1 महीने का अधिकतम 1,000 रुपए, न्यूनतम उसका जितना भी है 1,000 से कम वो भर दिया जाएगा, बाकी का उसका जमा रहेगा। 1,000 प्रति माह समायोजित किए जाते हैं। किसी भी माह में बिल राशि 1,000 रुपए से कम होने पर अनुदान की शेष राशि का लाभ उसी वित्तीय वर्ष के आगामी माह में समायोजित किया जाएगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट है, आगे जब भी जरूरत होगी उसमें समायोजित कर बोल लूं। योजना का लाभ सभी किसान उपभोक्ताओं को मई 2021 से मिलना आरंभ हो गया। मैंने बताया था कि मई 2021 से क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। और योजना अनाउंस कब की गई थी, 17 जुलाई को की गई थी। ये देखिए लास्ट में आपको जो प्रिंट आउट मिलेगा उसमें भी ये जो लास्ट में डेटा दिया हुआ होगा ना कि कितने लाभान्वित हुए हैं या कितना पैसा खर्च कर दिया, इसको याद नहीं करना है क्योंकि ये डेटा अपडेट हो गया है। हालांकि मैंने साइट पे जा करके गवर्नमेंट की तो जन कल्याण की राजस्थान गवर्नमेंट की एक साइट है जन कल्याण योजनाएं, तो उस पर मैंने देखा तो ये डेटा वहाँ भी अपडेट नहीं हुआ है। अदरवाइज मैं इसको करके लाती तो वहाँ पे ये अपडेट अब होगा क्योंकि वित्तीय वर्ष अभी खत्म हुआ था, तो अप्रैल के बाद में डेटा अपडेट होता है। तो ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि कितने कर लिया गया है, या जैसे कि ये तो फिक्स है कि इसमें बोला गया कि 1450, हालांकि बढ़ता घटता रहता है कितने लाभार्थी हुए ये। इसमें कोई दिक्कत किसी को कुछ समझ नहीं आया हो? ओके उच्च शिक्षा विभाग
उच्च शिक्षा विभाग की अगर हम बात करें तो पहली आती है फ्लैगशिप योजना में कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। अब ये भी वो स्कीम है जिसके अंदर स्टेटमेंट के अंदर डाल करके क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके प्रोविजन है ना कि किसको मिलनी चाहिए, ये काफी कंफ्यूजिंग है। इनको ध्यान से याद करना है कि किसको मिलनी चाहिए किसको नहीं। सबसे पहला कंफ्यूजन तो जैसे कि मुझे हुआ था उस टाइम पे जब मैंने इसको ढंग से नहीं पढ़ा था, कि मुझे लगा कि ये राजस्थान गवर्नमेंट के जो स्कूल्स हैं उनमें पढ़ी हुई बच्चियों को ही मिले, क्योंकि ज़्यादातर यही होता है कि गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के जो स्कूल होते हैं उनमें। लेकिन इसमें ये है कि सभी राजकीय और निजी विद्यालय दोनों के अंदर पढ़ी हुई जो छात्राएं होती हैं वो एलिजिबल होती हैं। तो पहला चीज तो यही लिख देंगे उसमें स्टेटमेंट में, निजी को यदि इंक्लूड नहीं किया, या फिर ये लिख देंगे कि केवल राजकीय विद्यालय, ऐसा शब्द लिख देंगे वो, तो वहां पे आपको इसको देखना है। अब सबसे पहले थोड़ा इसमें देख लेते हैं कि कालीबाई कौन थी। डूंगरपुर रास्तापाल केस, रास्तापाल जो है डूंगरपुर में एक जगह है जहाँ पे आज़ादी से पूर्व जब विद्यालय चलाया जा रहा था तो उसको बंद करने के लिए वहाँ के राजा के आदेश के लिए सिपाही आए थे। तो उन्होंने, एक तो थे सेंगाबाई और दूसरे कौन थे, नानाबाई, तो उनको पकड़ के ले जाने लग गए। तो उन वहाँ की पे उनकी छात्रा थी, उनको बचाने के लिए वो उसकी जान चली गई, वो शहीद हुई थी। तो कालीबाई की जो शिक्षा के प्रति ललक देखते हुए उनके सम्मान में ही कालीबाई जो है स्कूटी योजना चलाई गई है। अब इसमें देखते हैं कि कौन कौन हैं। अनुसूचित जाति जनजाति, ओबीसी, सामान्य वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग की छात्राओं को स्कूटी देने का प्रावधान है। सारे आ गए, लगभग सारे वर्ग आ गए। राजस्थान के राजकीय और निजी, ये मैंने बताया आपको याद रखना है, मैं 12वीं तक नियमित छात्रा के रूप में, यानी कि जो ओपन स्कूल से पढ़ाई की हुई है वो अलाउड नहीं है इस योजना का लाभ लेने के लिए। एक एक शब्द को आप ध्यान से देखेंगे, नियमित ही होनी चाहिए उसकी पढ़ाई छात्रा की। अध्ययन करने किसी भी राजस्थान स्थित महाविद्यालय में, अब किसी भी, फिर से राजस्थान गवर्नमेंट के महाविद्यालय में जाने की जरूरत नहीं है, किसी भी राजस्थान में स्थित महाविद्यालय हो सकता है। स्नातक डिग्री में प्रवेश लेकर नियमित, ये नहीं कि 12th तक की पढ़ाई तो नियमित छात्रा के रूप में की है और उसके बाद में कॉलेज डिस्टेंस प्रोग्राम से कर रही है तो भी वो एलिजिबल नहीं होगी। 12वीं तक की पढ़ाई भी नियमित होनी चाहिए और कॉलेज की पढ़ाई में भी नियमित होना चाहिए उसको, यानी कि रेगुलर स्टूडेंट के रूप में वो जाए। के तौर पर अध्ययनरत होने, कक्षा 12वीं में अधिक अंक प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने एवं छात्राओं में प्रतिस्पर्धा की, ये जो है ये यहाँ पे इसका उद्देश्य बताया गया है कि इस योजना का उद्देश्य क्या है। इस योजना का उद्देश्य यही है कि छात्राओं को पढ़ाई के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करना, उनमें आपस में प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास करते हुए और ज़्यादा पढ़ाई के लिए मोटिवेट करना, ये इसका उद्देश्य है। इस योजना के अंतर्गत राजस्थान में संचालित किसी भी विद्यालय में अध्ययनरत राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा में 12वीं में न्यूनतम 65% और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 12वीं में न्यूनतम 75%, ये दोनों आपको अलग अलग याद रखना पड़ेगा डेटा। आरबीएसई बोर्ड से 12th किया है तो 65% न्यूनतम एलिजिबिलिटी है, और यदि सीबीएसई बोर्ड से किया है तो 75% एलिजिबिलिटी है। और अनुसूचित जनजाति वर्ग की माध्यमिक शिक्षा और राजस्थान में कक्षा 10वीं में 65%, ये सब डेटा है इसमें। तो आप इसमें क्या करेंगे, जब आपके पास ये पीडीएफ आ जाएगी तो यहाँ पे, जैसे कि मैं मेरा बताती हूँ कि मैं कैसे करती थी, अपने चिपकाने वाला छोटे छोटे स्टिकर वाला होता है पेज, आप यहाँ पे उसको चिपकाइए। और ये वाला जो पूरा पेज है, क्योंकि जब आप फाइनल टच दे रहे होंगे ना, जब बाद में अपनी तैयारी को बार बार रिवीजन करते हैं, तो इतना पूरा पैराग्राफ पढ़ने की आपको ज़रूरत होती नहीं है और टाइम भी नहीं होता। तब हमारी कोशिश होती है कि कम से कम टाइम में, तो उस पे पेज पे आप लिस्ट बनाएंगे 10th सीबीएसई और आरबीएसई और 12th, यहाँ पे लिख दीजिए। ये पूरा का पूरा इतना बड़ा सेंटेंस आपका 3 लाइन की एक टेबल में आ जाना चाहिए कि कितना % क्राइटेरिया है।
और इससे आपको याद भी रहेगा क्योंकि एक फोटो मेमोरी बन जाती है इससे। ये आप अपने उसमें साथ में कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना। ऊपर वाली भी क्या थी, स्कूटी देने से संबंधित योजना थी, और ये भी स्कूटी देने से संबंधित योजना है। दोनों में क्या डिफरेंस है? बिल्कुल देखिए, उसमें किसको नहीं इंक्लूड किया गया था? एमबीसी कैटेगरी बनाई हुई है हमारे राजस्थान के अंदर एक आरक्षण की, तो पर्टिकुलरली एमबीसी कैटेगरी की जो छात्राएं हैं उनके लिए जो योजना है वो कौन सी है? देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना है। अदर देन एमबीसी कोई भी कैटेगरी हो, ऊपर जो हमने पढ़ी वो सारी की सारी आती हैं कालीबाई मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के अंदर। क्या जी नहीं, वो तो आपको इंट्रोडक्शन के लिए बताया गया था। देखिए, जिला एक नहीं है, ये तो कालीबाई कौन थी इनका इंट्रोडक्शन दिया गया है कि डूंगरपुर जिले की कालीबाई भील ने शिक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित किया। ये पूरे राजस्थान के लिए है, जिला एक नहीं है। अब देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना में राज्य में अति पिछड़े वर्ग, जो मोस्ट बैकवर्ड क्लास की जातियों, जैसे कि यहाँ पे एक अच्छी चीज ये है कि एमबीसी कैटेगरी की जितनी भी अलग अलग जातियां भी इंक्लूड की गई उनको भी बता दिया है। बंजारा, लबाना, देखिए ये एमबीसी में उन लोगों को किया गया था जो घुमंतू माने गए थे। एक तो घुमंतू जनजातियां जो राजस्थान में हैं उनको इंक्लूड किया गया था, जैसे कि बंजारा, गाड़िया, लोहार, काडोलिया, ये सब, रेबारी इनको, और गुज्जर राइका। तो इसका उद्देश्य अति पिछड़े वर्ग की राजस्थान की उद्देश्य वही है, कार्य करने का तरीका वही है, लेकिन डिफरेंस आप लोगों को याद रखना है कि ये योजना किसके लिए है? एमबीसी के लिए है, और अदर देन एमबीसी जितनी भी कैटेगरी बच जाती है उसके लिए कालीबाई मेधावी भी। तो अगर क्वेश्चन के अंदर इस प्रकार से भी आता है कि इस योजना में, देवनारायण योजना में, मान लीजिए ओबीसी या अल्पसंख्यक वर्ग लिख दिया कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि अल्पसंख्यक वर्ग वाला जो पर्टिकुलर शब्द है इस पे कम ध्यान जाता है कि देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना जो है वो अति पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक वर्ग की छात्राओं के लिए है, तो वो गलत हो जाएगा। इस प्रकार से आपको कंफ्यूज कर सकते हैं यहाँ पे। बाकी वही है, विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित स्नातक या स्नातकोत्तर डिग्री परीक्षाओं में अधिक से अधिक अंक लाने, उसमें प्रतिस्पर्धा की भावना, ये पूरा इसका क्या हो गया? दृश्य हो गया कि किस लिए ये योजना चलाई जा रही है। राजस्थान मूल की, यानी कि का डोमिसाइल स्टेट क्या होना चाहिए? राजस्थान होना चाहिए। ये क्यों कहा गया इस पर्टिकुलर योजना में? कोई सोच सकता है इसको राजस्थान मूल शब्द इसमें ऐड करने की क्या आवश्यकता थी? बिल्कुल, मैंने कहा था घुमंतू जनजातियों को इंक्लूड किया गया है। तो घुमंतू जनजाति हो सकता है वो गुजरात से माइग्रेट होकर के नीचे वाले आदिवासी इलाके में आ गए हों, या फिर मध्य प्रदेश से आ गए हों, हमारे बॉर्डर स्टेट से आ गए हों, वो घुमंतू होते हैं। तो उनको नहीं मिलेगा, सिर्फ राजस्थान मूल की जो घुमंतू जनजाति के जो छात्राएं हैं उनको ये लाभ मिलेगा। तो इसका अपना सिग्निफिकेंस है। अब इसमें वही है, जो घुमंतू जनजाति के लोग हैं थोड़ा पढ़ाई के अंदर वो बैकवर्ड हैं, तो प्रतिशत जो है उसको कम करके कहाँ पे कर लिया है? 50% कर दिया है। और इसमें प्रति वर्ष इस योजना में प्रत्येक साल 1500 छात्राओं को क्या मिलेगी? स्कूटी दिए जाने का प्रावधान है 1500 छात्राओं को। नेक्स्ट आता है स्वायत्त शासन विभाग की योजना। स्वायत्त शासन विभाग की योजना में इंदिरा रसोई योजना, इंदिरा रसोई योजना जब शुरू की गई तो इसका उद्देश्य क्या था? कोई भी भूखा नहीं सोए, ये संकल्प लेकर के
चले थे 20 अगस्त 2020। तो ये हमने पहले भी पढ़ा था 20 अगस्त 2020, काफी इजी है याद करने के हिसाब से। प्रदेश के सभी 213 नगरीय निकायों में इतने रसोइयों के माध्यम से अब ये दोनों डेटा क्या हो सकते हैं, आपके अपडेट हो जाएंगे कि कितनी अभी नगरीय निकाय, जैसे कि कुछ तहसील भी बढ़ाई गई हैं, कुछ अपग्रेड भी किए गए हैं, किसी को नगर निगम नगर पालिका अभी हुआ था ये लेटेस्ट, तो लेटेस्ट डेटा के हिसाब से ये अपडेट हो जाएंगे, तो वो भी आपको मैं लिखवा दूंगी कि कितना हुआ है। इंदिरा रसोई योजना के माध्यम से शुभारंभ किया गया। योजना का नाम, ये सब तो हमें पता है, इंदिरा गांधी जी के नाम पे रखा गया है। अब ये यहाँ पे आप अपने पास में जो PDF आएगी, प्रिंट आउट आएगा, तो आप कर लेंगे। मैंने करंट अफेयर में भी कराया था। कितना कर दिया है, 12 रुपये अनुदान की जगह 17 रुपये अनुदान कर दिया है, 17 रुपीज। तो ये आप वहाँ पे अपडेट कर लेना अपनी PDF में। और ये सारा डेटा आपको याद नहीं करना है कि कितने लोगों को भोजन उपलब्ध कराया गया, क्योंकि ये तो हर दिन चेंज होता है, कितने लोगों को कराया गया, कितने को नहीं किया। हाँ, 100 करोड़ रुपए प्रति वर्ष इस योजना में लगाए जाएंगे, यानी कि इसका बजट अलोकेशन कितना है, प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपए का बजट अलोकेशन है। तो ये फिक्स हो गया कि प्रति वर्ष इसमें 100 करोड़ रुपए लगाए जाएंगे। नेक्स्ट आती है आपकी इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। अब इस योजना में मुझे याद है कौन सी एग्जाम में पूछा गया था, इसका विभाग ही पूछ लिया था और बहुत सारे लोग वाणिज्य विभाग करके आ गए थे। ऑप्शन था, विभाग कौन सा है, स्वायत्त शासन। और क्रेडिट कार्ड यानी कि ऋण देने की योजना, और किस पे दिमाग जाता है, सीधा वाणिज्य विभाग पे जाता है। इसीलिए मैंने कहा विभाग आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि कौन सी योजना कौन से विभाग के अंतर्गत आ रही है। तो स्वायत्त शासन विभाग की ही योजना है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। इस योजना में क्या होगा, देखिए इसमें मैक्सिमम 50,000 तक का, और मिनिमम कहां से शुरू होगा, 10,000। 10,000 से लेकर के 50,000 रुपए तक का जो है ऋण दिया जाएगा। किनको दिया जाएगा, स्ट्रीट वेंडर्स को। स्ट्रीट वेंडर्स में कौन आते हैं, जो ठड़ी ठेला लगाते हैं, जैसे कि सब्जी फल विक्रेता हो गए, या छोटा मोटा सामान बेचने वाले हो गए, पंक्चर की दुकान लगाने वाले हो गए, नाई की दुकान जो लगाते हैं छोटे, जो इस प्रकार के छोटे कार्य करते हैं स्ट्रीट्स के अंदर, स्ट्रीट वेंडर्स कहलाते हैं। तो स्ट्रीट वेंडर जो कि ये सारे छोटे छोटे कार्य सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे कोविड के कारण। कोविड में जब लॉकडाउन लग गया था तो इनकी रोजी रोटी लगभग पूरी तरह छिन गई। तो इनको वापस से रोजगार देने के लिए, प्लस राजस्थान के नागरिकों में स्वरोजगार की भावना बढ़ाने के लिए, यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की भावना को बढ़ाने के लिए ये योजना शुरू की गई है, जिसके तहत आवश्यकता के अनुरूप 10,000 से लेकर के 50,000 रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। इसमें खास बात क्या है कि ऋण तो और किसी माध्यम से भी मिल सकता था। देखिए, सरकार ये मान के चलती है कि वो एक स्ट्रीट वेंडर ही है, तो उसके पास में कोई बहुत बड़ी परिसंपत्तियां तो है नहीं। तो इस योजना के तहत कोई भी प्रकार की गारंटी नहीं ली जाती है, प्रतिभूति नहीं ली जाती है बदले में। अगर इवन 50,000 रुपए तक का भी लोन दिया है तो उसको अपनी गारंटी के रूप में कुछ जमा नहीं करवाना पड़ेगा। बाकी जगह पे आप बैंक में लोन लेने के लिए जाते हैं तो जितने रुपए का लोन लेते हैं उसके बदले में कुछ ना कुछ उतनी मूल्य या कीमत का हमें क्या देनी पड़ती है, गारंटी देनी पड़ती है। कोई लोन लेता है तो खेत की जमीन के कागजात देता है, कोई घर के देता है, या फिर जैसे कि ज्यादातर एम्प्लॉयज लोन लेते हैं तो वो क्या करते हैं, उनको जो लास्ट में जो रिटायरमेंट के टाइम पे जो राशि मिलने वाली होती है उसके बदले में वो लेना एक्सचेंज के स्वीकार करते हैं कि अगर वो नहीं चुका पाया तो आप उसमें से कट करेंगे। इस प्रकार की कुछ ना कुछ एक्सचेंज गारंटी होती है जब भी लोन लेते हैं। लेकिन यहाँ पे गारंटी नहीं ली जा रही कि आप कुछ बदले में जमा ही करवाइए। बस आपको क्या करवाना है, यहाँ पे जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको उस पर्टिकुलर एरिया का जो रोजगार कार्यालय है
वहां जा करके अपने आप को रजिस्टर करवाना होगा। रोजगार जो कार्यालय है वहां पे कि बेरोजगार हूँ, मुझे स्ट्रीट वेंडिंग से रिलेटेड काम करना है और इसके लिए मुझे ऋण चाहिए, तो उसके लिए रोजगार कार्यालय में अपने आप को रजिस्टर करवाना होगा। जैसे ही वो रजिस्टर होगा, उसके बारे में रजिस्टर करते हैं तो सारी इन्फॉर्मेशन ले लेंगे, लाइकवाइज उसका आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, उसके पीछे की वो कहाँ पे रहता है, इस तरीके की सारी इन्फॉर्मेशन। ये सब क्यों किया जा रहा है? ताकि वो ऋण नहीं चुकाए बाद में, तो उसके बदले में उसकी इन्फॉर्मेशन तो हो, तो उसके लिए ये कर देंगे। उसके बाद में क्या किया जाएगा, उसको लोन दिया जाएगा। तो एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। स्ट्रीट वेंडर है, लक्ष्य कौन है? स्ट्रीट वेंडर अनौपचारिक क्षेत्र में आवश्यक सेवाएं उपलब्ध करवाने वाले, जैसे कि हेयर ड्रेसर, रिक्शा वाला, कुमार खाती मोची, जो मतलब छोटे छोटे हैंडीक्राफ्ट के काम करते हैं। बेरोजगार युवाओं को आर्थिक संबल देकर पुनर्स्थापित करना। इस योजना के माध्यम से लाभार्थी को 50,000 रुपए तक का, ये शब्द कितना इंपॉर्टेंट है अपने आप में, प्रत्येक को 50,000 रुपए नहीं मिल रहे हैं, 50,000 रुपए तक का। और शुरू कहां से होता है? 10,000, 10,000, 20,000, किसी को 10,000 चाहिए, किसी को 20,000 चाहिए, किसी को 15,000 चाहिए, मैक्सिमम 50,000 रुपए तक का मिल सकता है यहाँ पे। ओके, ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। राज्य के अनौपचारिक और ब्याज मुक्त होगा। वो क्या होगा? इंटरेस्ट फ्री। उनसे ब्याज नहीं लिया जाएगा, यानी कि भैया आप ये पैसे लो, आप अपना कार्य कीजिए और बदले में आप मूलधन को ही चुका दीजिए। कोई भी प्रकार का क्या नहीं लिया जाएगा, उस पर ब्याज नहीं लिया जाएगा। अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले कितने लोगों को लाभान्वित किया जाएगा? इसमें 5 लाख लोगों को, 5 लाख लोगों को लाभान्वित किया जाएगा। और ये योजना पहले आओ पहले पाओ के आधार पे है, यानी कि पहले 5 लाख लोग कौन होंगे जो अपने आप को रजिस्टर करवा देंगे इस योजना के लिए, उनको ही क्या मिल जाएगा? इसका लाभ मिलेगा। किसी भी प्रकार का इसमें SC ST OBC किसी प्रकार का वर्गीकरण नहीं किया गया है। कोई भी 5 लाख जो स्टार्टिंग में आएंगे। दूसरा, आप इसमें अपनी जो PDF है उसमें लिख लीजिएगा कि रजिस्टर करवाने की लास्ट डेट जो थी वो 31 मार्च 2022 थी और 1 अप्रैल 2022 से इसके क्या मिल रहे हैं? लाभ हस्तांतरण किए जा रहे हैं, लोन की राशि मिल रही है। लास्ट डेट रजिस्टर करवाने के लिए 31 मार्च 2022, यानी कि रजिस्ट्रेशन के लिए 1 साल के लिए ही ओपन किया गया था। कोई इसका लाभ लेना चाहता है तो 1 साल के लिए ही रजिस्ट्रेशन ओपन किया गया था और लाभ का हस्तांतरण यहाँ से किया जा रहा। हो सकता है योजना सफल रहे तो भविष्य के बजट में सरकार इसको और आगे एक्सटेंड कर दे। ऐसा होता है, जो योजनाएं सफल होती हैं उसको फिर से क्या कर दिया जाता है? एक्सटेंड कर दिया जाता है। लेकिन फिलहाल के लिए लेटेस्ट यही है कि 5 लाख लोग जिन्होंने 31 मार्च 2022 तक रजिस्टर करवा दिया था, उनको इस योजना का लाभ मिल रहा है। नेक्स्ट आता है खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की योजना। ये योजना काफी सिंपल है, इसकी चर्चा हमने भी कल भी की थी कि 1 रुपये किलो गेहूं, जो 1 रुपये किलो गेहूं योजना, ये कौन से विभाग की है? खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की। यह योजना राज्य सरकार की एक अभिनव पहल है, जिसके अंतर्गत NFSA किसको मिलता है? ये हमने चर्चा की थी कि प्रधानमंत्री अन्न कल्याण योजना, जिसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट की बात की थी कि प्रति व्यक्ति कितना? 5 किलो अनाज, 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा प्रति व्यक्ति। इसके अलावा जो NFSA के तहत राशन की दुकान पे जाकर के खरीदते हैं उसके अलावा, तो ये वाला जो है कि 1 रुपये किलो गेहूं मिलना, प्रति 35 किलो मैक्सिमम मिलता है। तो ये आता है आपका नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत, जो राशन कार्ड के माध्यम से वितरण किया जाता है वो वाला। इसमें अंत्योदय BPL, स्टेट BPL लाभार्थियों को 1 रुपये किलो की दर से गेहूं उपलब्ध करवाया जाता है।
राशन कार्ड धारियों को 35 किलो प्रति राशन कार्ड, यानी कि एक परिवार, राशन कार्ड किसका होता है? परिवार का होता है। तो एक परिवार को तो मैक्सिमम कितना मिल सकता है? 35 किलो मिल सकता है। और बीपीएल और स्टेट बीपीएल लाभार्थियों को 5 किलो प्रति यूनिट प्रति माह है 1 रुपए किलो की दर से उपलब्ध करवाया जा रहा है। स्टेट बीपीएल वालों को प्रति व्यक्ति 5 किलो मिलेगा, उसमें परिवार की लिमिट तय नहीं की गई है। और जो नेशनल लेवल पे जिसका एनएफएसए का लाभ मिल रहा है उनको कितना मिल रहा है? मैक्सिमम 35 किलो मिल रहा है। ये दोनों डिफरेंस समझ में आ गया अच्छे से? स्टेट में तो 35 किलो की लिमिट नहीं है, परिवार में प्रति व्यक्ति, प्रति यूनिट का मतलब क्या हो गया? जितने सदस्य हैं राशन कार्ड में उनको मिल रहा है 5 किलो प्रति व्यक्ति। 6 लोग हो गए तो 30 हो गया, 7 हो गए तो 35 किलो हो गया, इस प्रकार से। और नेशनल लेवल वाले पे एनएफएसए के तहत मिल रहा है मैक्सिमम 35 किलो तक का। नॉट सो इम्पोर्टेंट, लेकिन पता होना चाहिए, मेंस में यूटिलाइज कर सकते हैं इस प्रकार के फैक्ट को। नेक्स्ट आता है आपका कौशल रोजगार एवं उद्यमिता विभाग। इस विभाग के द्वारा मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, ये राजस्थान के बेरोजगारों को जो एक तरीके का आर्थिक सहायता देने की योजना है। मीनवाइल वो तैयारी कर रहे हैं किसी एग्जाम की, एम्प्लॉयमेंट की, तो उस दौरान वो अपना खर्चा निकाल सके, इसके लिए योजना है। शुरुआत में जब ये योजना लाई गई थी तो डायरेक्टली विदाउट एनी कंडीशन जो है इसमें लाभार्थी होते थे उनको पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता था। लेकिन इस वाले वित्त वर्ष से क्या किया जा रहा है? इंटर्नशिप यानी कि उनमें बिल्कुल स्किल डेवलपमेंट भी, उसमें 3 महीने का उनको क्या करना है? स्किल डेवलपमेंट का कोर्स भी कंपलसरी कर दिया गया है कि स्किल डेवलपमेंट भी किया जाएगा। कितने टाइम तक के लिए मैक्सिमम मिल सकता है? 2 वर्ष तक का मिल सकता है। और महिला, विशेष योग्यजन और ट्रांसजेंडर को अब कितना मिलता है? 4,500 रुपए। ये आप अपडेट कर लेंगे, इसमें पुरानी वाली राशि लिखी गई है। महिला को, ट्रांसजेंडर प्लस विशेष योग्यजन, इनको मिलता है 4,500 और पुरुष अभ्यर्थियों को नाइंसाफी हो गई क्या? कब से ये कौन से वित्त वर्ष से अब दोबारा से इसको स्टार्ट किया गया? 2021-22 में इसकी वृद्धि की गई है। ये योजना तो चल रही है 2019 से। कब से? 1 फरवरी 2019 से ये योजना चल रही है। और एजुकेशन लेवल पे क्या पात्रता है? स्नातक होना, यानी कि ग्रेजुएट होना। पात्रता के अदर आप इसमें बात करेंगे, कोई स्टेटमेंट आता है तो ग्रेजुएशन जो है इसके अंदर क्राइटेरिया है कि वो स्नातक होना चाहिए। और ये आपके काम का डेटा नहीं है कि कितना भुगतान किया जा चुका और कितना करेंगे, ये सब काम का नहीं है। हमें एक तो ये याद रखना चाहिए कि योजना कब से स्टार्ट हुई थी, कितना अब इसमें लाभ हस्तांतरण किया जा रहा है और कितने वर्ष तक एक बेरोजगार को मिल सकता है? 2 वर्ष तक का मिल सकता है। ओके, स्कूल शिक्षा विभाग। स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जो हैं बनाए जा रहे हैं। तो क्या ये अलग से कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा है? नहीं, पहले से जो विद्यालय हैं जहाँ पे आबादी क्या है, 5,000 से अधिक की आबादी है, जो स्कूल है, उच्च माध्यमिक विद्यालय है, उसके अंदर उच्च माध्यमिक विद्यालय जहाँ पे है और वहाँ पे आसपास के एरिया में उस विद्यालय की क्या है, 5,000 की आबादी है, उन विद्यालयों को क्या किया जा रहा है, अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के अंदर कन्वर्ट किया जा रहा है। ये है 12th लेवल वाले स्कूल, यानी कि उच्च माध्यमिक जो है, हायर सेकेंडरी। सेकेंडरी लेवल पे जो विद्यालय
इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट किए जा रहे हैं उनको क्या नाम दिया गया है? स्वामी विवेकानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, वो वहां पे कहलाएंगे। जो 10th लेवल पे अंग्रेजी मीडियम के अंदर कन्वर्ट किए जा रहे हैं वो तो है स्वामी विवेकानंद विद्यालय, और 12th लेवल पे जो कन्वर्ट किए जा रहे हैं इंग्लिश मीडियम के अंदर वो है आपके महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय। दोनों में यही डिफरेंस है और कोई नहीं है। ये योजना स्टार्ट कब की गई थी? महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती के पर, और इससे अब तक 553 से अधिक को संचालित किया जा चुका है। और क्राइटेरिया क्या है? 5000 से अधिक की आबादी। यदि उस हायर सेकेंडरी स्कूल को जहाँ पे वो क्रमोन्नत किया जाना है वो टोटल कितनी आबादी को कवर कर सकता है? 5000। जैसे कि छोटे कस्बे, जो छोटे छोटे कस्बे हैं वहाँ पे आसपास में 5000 की आबादी आसानी से मिल जाएगी। तो ऐसे विद्यालयों को कन्वर्ट किया जा रहा है। शुरुआत में टारगेट राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अब की बार पूछ ली भी गई है मेंस के अंदर। तो मेंस में पूछी गई है तो अगर इसमें कोई अपडेट होगा तो प्रीलिम्स के अंदर भी इस पे क्वेश्चन बन सकता है। ये योजना क्या है? मतलब देखिए, इस योजना का उद्देश्य अपने आप को किसी एक क्षेत्र में सीमित करना नहीं है। ये योजना संबंधित है पूरे के पूरे राजस्थान में हर एक प्रकार के उद्योग का विकास करना। नाम से ही पता चल रहा है कि निवेश को प्रोत्साहन देना है, और निवेश किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर नहीं, निवेश हर एक सेक्टर के अंदर, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे वो आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर हो, उनमें सभी में क्या करना है? निवेश को ज़्यादा से ज़्यादा लाना है ताकि औद्योगिक विकास तेज गति से हो सके। और इसके लिए अभी हाल ही में क्या किया गया था? इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया था। सबसे पहले इन्वेस्टर समिट कहाँ पे आयोजित हुई? कौन से जिले में हुई थी? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा जिले के अंदर सबसे पहले हुई थी। तो ये जो क्राइटेरिया हैं वो आपको याद होने चाहिए। सबसे पहले SGST यानी कि स्टेट जो GST है उसके अंदर कितने प्रतिशत की छूट मिलेगी? 75% की। श्रमिकों के EPF और ESI के नियोक्ता अंशदान, ये क्या होता है? जो मंथली बेसिस पे किसी भी श्रमिक का एक क्या किया जाता है, पैसे थोड़े से कटते हैं और बाकी कंपनी ऐड करती है। जब वो रिटायर होता है तब वो पैसे मिलते हैं, जिसको क्या कहते हैं? ग्रेच्युटी फंड कहते हैं। वो वाला जो पैसा है तो उसमें 50% क्या दिया जाएगा? राज्य सरकार की ओर से दिया जाएगा। यानी कि एम्प्लॉय का जो ग्रेच्युटी फंड बनेगा उसमें किसकी तरफ से अंशदान किया जा रहा है? गवर्नमेंट की तरफ से 50%। विद्युत कर, मंडी शुल्क, भूमि कर में 7 वर्षों के लिए 100% की छूट। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी टैक्स, मंडी शुल्क या भूमि कर, इन सब में 7 वर्षों के लिए 100% एग्जेम्पशन मिलेगा। यानी कि आने वाले 7 वर्षों में यदि राजस्थान में आकर के कोई व्यक्ति निवेश करता है, कोई उद्योग स्टार्ट करता है तो उसको इन टैक्सेस में क्या मिलेगी? 100% की छूट मिलेगी। साथ ही स्टैंप ड्यूटी और भूमि रूपांतरण शुल्क में, भूमि रूपांतरण शुल्क कौन सा होता है? जैसे कोई एग्रीकल्चर लैंड एरिया है तो उसको यदि कन्वर्ट करके वहां पे कोई भी प्रकार का उद्योग या वाणिज्यिक कार्य शुरू करना है, इवन यदि खेती की जो जमीन होती है उसके ऊपर एक दुकान भी किसी को बनानी होती है, जैसे कि हाईवेज के किनारे हम देखते हैं कि होटल्स बने रहते हैं, ढाबा बने रहते हैं, तो वो क्या हो रहा है? भूमि का रूपांतरण हो रहा है। एग्रीकल्चर लैंड को कमर्शियल पर्पज के लिए यूज किया जा रहा है। और ऐसा जब भी होता है तो कुछ अमाउंट जो परसेंटेज होती है वो कलेक्टर जो होता है उस जिले का वो भूमि रूपांतरण शुल्क के रूप में लेता है। तो जब ऐसा होगा तो इसके अंदर भी भूमि रूपांतरण शुल्क में 100% छूट का प्रावधान है। साथ में ही स्टैंप ड्यूटी,
रजिस्ट्री होती है, स्टैंप ड्यूटी लगती है, तो उसमें भी क्या होगा, छूट का प्रावधान होगा। कुल मिलाकर के ऐसी सुविधाएं दे करके ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स को आकर्षित करना है कि आप यहाँ पर आएंगे राजस्थान में, इस प्रकार के इतने पैसे तो आपको कोई भी उद्योग शुरू करने के अंदर बच ही जाएंगे, इतने पैसे आपको नहीं देने होंगे। तो ये योजना आ गई थी आपकी, अभी मेंस के अंदर पूछ ली गई थी, तो मेंस में भी यही सारे पॉइंट वाइज लिखना था, इसमें और कुछ नहीं था कि रिप्स योजना क्या, सीधा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो कौन सा डेटा आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि SGST में 75% की छूट है, भू रूपांतरण मंडी शुल्क इनके अंदर छूट है, इस प्रकार से। और योजना 2019 की है, ये आपको नहीं याद रखना है कि 2021-22 में 1481 औद्योगिक इकाइयों को ऐसा किया गया, ये चेंज होता रहता है डेटा। ओके मुख्यमंत्री चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की योजनाएं अब हम डिस्कस करेंगे। इसके अंदर मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना काफी चर्चा में है, कंटिन्यूसली चर्चा में है योजना। तो इस योजना को स्टार्ट कब से किया गया है, 1 मई 2021 से। और दूसरी कौन सी योजना थी जो 1 मई 2021 से स्टार्ट हो गई थी, लागू हो गई थी? किसान मित्र योजना, अभी तो पढ़ा था, मेस्मराइज्ड मत होइए, को दिमाग में रखिए। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रदेश के प्रत्येक परिवार को, अब ये यहाँ पे नोट किया जाएगा कि प्रत्येक परिवार के लिए ये राशि होगी, न कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए। आपको स्टेटमेंट यदि दिया हुआ है क्वेश्चन में तो सीधा प्रत्येक शब्द आते एक तो दिमाग में ठनक जाना चाहिए कि क्या लिखा है, प्रत्येक के आगे परिवार लिखा है कि व्यक्ति लिखा है। कौन सी योजना में हमने परिवार याद किया था, कौन सी योजना में हमने व्यक्ति याद किया था, ये एक तो आपको बिल्कुल दिमाग में तुरंत हो जाना चाहिए। अब इसको आप अपडेट कर लेंगे, ये 5 लाख की जगह पे इस वाले बजट से 10 लाख कर दिया गया है। 10 लाख का स्वास्थ्य बीमा प्लस 10 लाख के स्वास्थ्य बीमा के साथ में 5 लाख का दुर्घटना बीमा भी इसमें इंक्लूड कर दिया है। 5 लाख का दुर्घटना बीमा और 10 लाख का स्वास्थ्य बीमा हो गया है इस वाले बजट से, ये इस वाले बजट में अपडेट किया गया है। 5 दिन पहले और 15 दिन बाद तक का उपचार का वे इसमें शामिल है। इसलिए प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा था, विवाद इसी को लेकर के हुआ था, 7 दिन 5 दिन पहले बाद में, इसको लेकर के। तो अब की बार नहीं होना चाहिए, पूरा अच्छे से सरकार ने लिख दिया है 5 दिन पहले, यानी कि मान लीजिए किसी का ऑपरेशन होना है तो 5 दिन पहले से उसका जो ट्रीटमेंट चल रहा है, एडमिट हो रखा है, और आफ्टर ऑपरेशन 15 दिन बाद तक का जो भी सरकारी खर्चा होगा वो इसके तहत कवर किया जाएगा। तो ये रास्ते भी अब चेंज हो गई, 50,000 रुपये नॉर्मल बीमारी के लिए और 4.5 लाख, क्योंकि 10 लाख हो गई है तो इसका बाइफर्केशन किस प्रकार से हुआ है ये अभी बताया नहीं गया। बस मुख्य रूप से आपको यही बताया गया कि 10 लाख रुपए कर दिया गया है। किस प्रकार से है ये आगे हमें पता चल जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में चयनित परिवार, अब ये योजना का लाभ है ये 2 तरीके से मिलेगा। कुछ ऐसे कैटेगरीज होंगी जिसमें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये योजना उनको लाभ हस्तांतरित किया जाएगा, और बाकी के जो लोग होंगे उन कैटेगरीज को छोड़ करके उनको सालाना 850 रुपए के अंदर देकर के प्रीमियम राशि इस योजना का लाभ मिलेगा। आपको ये कौन कौन सी कैटेगरीज हैं ये याद रखनी है कि किसको पैसे नहीं देने हैं 850। तो जिसमें NFSA का जो लाभ ले रही हैं जो फैमिलीज, यानी कि राशन कार्ड के थ्रू जो राशन लेती हैं, वितरण किया जाता है उनका, वो वाली फैमिलीज, यानी कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में चयनित परिवार
सोशियो इकोनॉमिक सेंसस यानी कि सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 के अंतर्गत पात्र परिवार, यानी कि इनको जो एसईसी वाले जो कैटेगरी एक देखिए 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें ये एक अलग से सेक्शन बनवाया था। जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, सोशियो इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, उनके लिए तो वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे पात्र परिवार। इसके अतिरिक्त समस्त विभागों में कार्यरत संविदा कार्मिक, संविदा कार्मिक कौन होते हैं? तो टेम्परेरी बेसिस पे काम करते हैं, संविदा पे लगे हुए होते हैं। तो समस्त विभागों में यहाँ पे आपको जैसे कि क्वेश्चन कर लिया जाए, मान ले कि इसमें समस्त विभाग की जगह पे पर्टिकुलरली एक या दो विभाग के नाम रख दिए जाएं तो वो नहीं है। सारे के सारे विभागों में जो भी संविदा कार्मिक होंगे उनको, लघु एवं सीमांत कृषकों को, और मुझे जो लगता है कि तो बच्चे यहाँ पे गलती कर सकते हैं, सीधा यहाँ पे ये लिख दिया जाए कि समस्त कृषकों को, क्या लिख दें? समस्त कृषकों को, तो वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। समस्त कृषक नहीं है, कौन से हैं? लघु और सीमांत, यानी कि स्मॉल और मार्जिनल। ये कैटेगरी कैसे बनाते हैं? लघु, सीमांत, मध्यम, फिर उसके बाद में लार्ज। खेती के साइज के आकार पे तो सीमांत में कौन आता है? 2 हेक्टेयर से कम आता है। तो लघु में कौन आता है? 1 हेक्टेयर से कम होता है, वो तो क्या होता है? मार्जिनल, स्मॉल, ये सीमांत होता है। और 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में होता है, वो क्या होता है? लघु होता है। तो लघु और सीमांत कृषकों को ही इसमें लिया गया है, बाकी किसानों को नहीं लिया गया है। कोविड-19 अनुग्रह राशि प्राप्त परिवारों को, ये कौन है? ये वो फैमिलीज हैं जिनके परिवार में कोविड-19 के दौरान कोविड की वजह से किसी भी मेंबर की डेथ हुई थी और वो एलिजिबल था गवर्नमेंट के द्वारा जो अनुग्रह राशि दी जा रही, जैसे कि या तो उनके परिवार में कोई स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत था, एएनएम हो सकता है, कोविड के दौरान सफाई कर्मी को भी इंक्लूड किया गया था, गवर्नमेंट की ओर से जो सफाई कर्मी है। इस प्रकार से कोई भी जिसकी कोविड-19 की ड्यूटी के दौरान कोविड की वजह से डेथ हुई थी, उन सभी परिवारों को भी क्या किया गया? इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट इस योजना का लाभ दिया जाएगा। शेष परिवार प्रीमियम का 50%, प्रीमियम का 50% कितना है? 850 रुपए प्रति परिवार प्रति वर्ष। ये प्रति व्यक्ति नहीं है, प्रति परिवार ही है। चाहे एक परिवार में जितने भी सदस्य हों, पूरे परिवार को ही कितना रुपया देना है? 850 रुपए देने हैं और भुगतान कर इस योजना में शामिल हो सकते हैं। ये आपके इम्पोर्टेंट नहीं है, ये चेंज होता रहता है। कितने चिकित्सालय अभी संबद्ध हैं ये तो और अपडेट हो गए होंगे, लेकिन ये वाला जो 2 डेटा है 10 लाख और 5 लाख का दुर्घटना बीमा, ये आप याद कर लेंगे। और साथ में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इसमें कौन कौन से, खास करके एक तो संविदा कर्मी वाला याद रखना, दूसरा किसान, लघु और सीमांत वाला ही है, और तीसरा कोविड-19 अनुग्रह राशि प्राप्त परिवार। ये 3 कैटेगरीज अलग से आप याद रखेंगे। अभी ये योजनाएं सारी की सारी जो स्वास्थ्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की योजनाएं पढ़ेंगे हम, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना, काफी पुरानी योजना है। कब से चली आ रही है? ये 2 अक्टूबर 2011 से शुरू की गई है। इसके अंतर्गत राजकीय चिकित्सालयों में आने वाले सभी अंतरंग एवं बहिरंग रोगियों, ये क्या शब्द हैं यहाँ पे? ये है ओपीडी और आईपीडी। यानी कि ओपीडी क्या होता है? जैसे कि नॉर्मली किसी को इन्फ्लुएंजा हो गया, जुकाम, खांसी, बुखार, दस्त ये हो गया, तो बाहर से आता है, वो डॉक्टर को दिखाता है, कंसल्ट करता है और दवाई लेकर के चला जाता है, तो वो तो क्या हो गया? बहिरंग। यानी कि सिर्फ एक दिन के लिए पेशेंट आया, उसने डॉक्टर को कंसल्ट किया, दिखाया, दवाई ली और चला गया। एक होते हैं जो काफी लंबी अवधि के लिए क्या होते हैं? हॉस्पिटलाइज्ड होकर के रहते हैं, जिनको लंबी बीमारियां हैं। उनके भी इलाज में जो बीमारियां लग रही, जो दवाइयां लग रही हैं निःशुल्क दवा योजना के तहत, वो भी क्या होंगे? पात्र होंगे। यही इसमें बताया है।
आवश्यक दवाओं की जो सूची में शामिल 713 प्रकार की दवाई, इतने इंस्ट्रूमेंट, ये सब नहीं पूछा जाता है। राज्य के सभी चिकित्सा संस्थानों में दवा वितरण करने के लिए 33 जिला मुख्यालयों पर 40 जिला औषधि भंडार गृह स्थापित हैं। अब हो सकता है ये जो हमारा डेटा है ये अपडेट होकर के आए कि जिला औषधि भंडार गृह हैं ये बढ़ा दिए हैं या कम कर दिए हैं, तो ये मैं आपको बिल्कुल बता दूंगी जब ये अपडेट हो जाएगा। दवाइयों की अनुपलब्धता होने पर राजकीय चिकित्सालयों में मांग के अनुसार स्थानीय स्तर पर क्रय कर दवा उपलब्ध करवाई जाती है। मान लीजिए कि गवर्नमेंट की जो सप्लाई है, ये यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या बता रहा है कि गवर्नमेंट की ओर से सप्लाई की जाती है और किसी कारणवश से गवर्नमेंट की सप्लाई के अंदर वो दवाएं उपलब्ध नहीं हैं, तो स्थानीय स्तर पर भी क्रय कर करके उस दवा को गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर उपलब्ध करवाया जाएगा। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि कितना पैसा खर्च किया जा चुका है, क्योंकि ये तो चेंज होता रहता है। नेक्स्ट आती है मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना। कब से है ये? 7 अप्रैल 2013 से है। राजकीय अस्पतालों में संपूर्ण उपचार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से जनहित में मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना लागू की गई। ये डेटा आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इतना ही है इसमें कि कब से स्टार्ट की गई और ये निशुल्क जांच योजना के अंदर कौन आ सकता है। जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं और जिनको भी जो जांचें हो सकती हैं फ्री, देखिए हर प्रकार की जांच फ्री नहीं होती है। अगर बोले कि MRI करा दो तो MRI नहीं होती है फ्री। जो जांच एनलिस्ट की गई है और वो जांच किसी भी राजकीय हॉस्पिटल के अंदर जाकर के कोई पेशेंट करवाना चाहता है तो वो सभी इररेस्पेक्टिव ऑफ कैटेगरी वो जांच फ्री होती है। इतना ही है इसमें हमें पता होना चाहिए। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, ये क्या है? मिलावटखोर जो हैं उनके अगेंस्ट मिशन मोड में चलाए हुए जो है कार्यक्रम है। मिलावट को जैसे कि हम पढ़ते रहते हैं कि इतने किलो अशुद्ध मावा, मतलब मिलावटी मावा मिला या पनीर मिला, मसाले मिले, मसाले की फैक्ट्री के अंदर मिलावट की जा रही थी। इस प्रकार की हम खबरें जो पढ़ते हैं उसी के लिए है ये शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। में आप 2 चीजें अपने उसमें अपडेट कर लेंगे। लेटेस्ट जो है वो 1 जनवरी 2022 से 31 मार्च 2022 तक ये चलाया गया था कंटिन्यूसली, सबसे लंबा। इससे पहले ये होता था 1 या 2 सप्ताह के लिए, लेकिन अभी लेटेस्ट ये 3 महीने के लिए चलाया गया। दूसरा चीज, इसके अंदर कौन कौन से विभाग हैं? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य और उपभोक्ता मामले विभाग के अलावा अब की बार जो शुद्ध के लिए अभियान है इसमें पुलिस विभाग प्लस इसके अंदर आपका जिला प्रशासन, प्लस टोटल 3 विभाग और ऐड कर दिए हैं। यानी कि जब भी अब शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया जाएगा तो उसमें 5 विभाग मिलकर के एक साथ कार्यवाही करेंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि मान लीजिए कि मिलावट नहीं की जा रही, यानी कि अशुद्ध मान लीजिए पनीर नहीं बन रहा है, लेकिन पनीर की जो मात्रा है उसके माप तोल के अंदर गड़बड़ की जा रही है, तो उस चीज को कौन पकड़ेगा? उपभोक्ता मामला विभाग, जिसके अंदर माप तोल के अंदर यदि किसी प्रकार की अशुद्धि की जा रही है तो वो पुलिस को साथ लेना तो जरूरी है। फैक्ट्री में छापा लगाने गए और वहां पे पुलिस साथ में नहीं गई तो वो गड़बड़ हो सकती है, तो अरेस्ट करने के लिए पुलिस। जिला प्रशासन विभाग जो है वो ये इंश्योर करता है कि जहां कहीं पे भी इस प्रकार की अशुद्धि का वितरण किया जा रहा था, तो अगर उन्होंने पहले से ही मैन्युफैक्चर करके, मान लीजिए कि अशुद्ध मसाले उनके अंदर किसी प्रकार की मिलावट करके उन मसालों को किस किस एरिया के अंदर जो है वितरित कर दिया गया है, वो
उनको वापस से रिस्टोर करने, कि कहाँ पे उन्होंने वितरण कर दिया था, वो जनता के अंदर उनको खरीदे नहीं। इसके लिए क्या किया जाएगा, जिला प्रशासन का सहयोग लिया जाएगा और वहां जहां जहां पर भी वो वितरित कर दिए थे उस फैक्ट्री से, उनको वापस लिया जाएगा। अब देखिए, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में आप लोगों ने लिख लिए थे वो विभाग कौन कौन से हैं। ओके, ये वाला डेटा जो है ये हमारे काम का नहीं है। कौन सा, कि कितने नमूने लिए गए, क्या किया गया, ये नहीं। हमें एक तो विभाग पता होने चाहिए और अभी लेटेस्ट कब से कब चलाया गया था ये हमें पता होना चाहिए, 3 महीने की वो अवधि पता होनी चाहिए। नेक्स्ट जो आता है निरोगी राजस्थान अभियान। निरोगी राजस्थान अभियान एक तरीके का क्या है, जागरूकता अभियान है। इसके अंदर किसी चीज का वितरण नहीं किया जा रहा है, किसी चीज को दिया नहीं जा रहा है। ये महज क्या कर रहे हैं, एक जागरूकता फैलाने के लिए कि किस प्रकार से राजस्थान के नागरिक निरोगी रह सकते हैं। और जागरूकता फैलाने के लिए क्या किया जाएगा, ये किस प्रकार का अभियान है, जागरूकता अभियान है। ये आपको अच्छे से याद रखना है कि जागरूकता अभियान है। दिसंबर 2019 से ये स्टार्ट किया गया। इसमें 2 स्वास्थ्य मित्र, एक महिला और एक पुरुष, 2 स्वास्थ्य मित्र की प्रत्येक गांव के अंदर क्या की गई है, नियुक्ति की गई है। अभियान के तहत प्रत्येक राजस्व ग्राम में स्वेच्छा से कार्य करने वाले 2 स्वास्थ्य मित्रों, एक महिला एक पुरुष का चयन कर इतने स्वास्थ्य मित्रों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। इसमें क्या करते हैं, ग्रामीण स्तर पे, ग्राम स्तर पे एक महिला एक पुरुष को, फिर जो बेसिक हाइजेनिक कंडीशंस होती हैं, देखिए ज्यादातर बीमारियां किससे होती हैं, अनहाइजेनिक एनवायरनमेंट से होती हैं, अनहाइजेनिक तरीके से रहने से होती हैं। जो कॉमन जो डिजीज होती हैं जैसे कि डायरिया होना, जैसे कि खांसी जुकाम। अब गांव में क्या होता है, गांव में जो घर परिवार में एक व्यक्ति को यदि खांसी आ रही होती है तो क्या वो कोई मास्क वगैरह लगाता है, नहीं लगाता। दैट इज अनहाइजेनिक कंडीशन जो वो स्प्रेड कर रहा है। उसके साथ साथ में, और मान लीजिए वो घर का बुजुर्ग व्यक्ति है, टीबी इंडिया में कैसे ज्यादा फैली थी, का कारण यही था, हमारी संस्कृति के अंदर ये चीज नहीं थी। परिवार में एक व्यक्ति के टीबी हो गई, ज्यादातर ओल्ड एज में होती है, मान लीजिए घर में वो दादाजी के किसी के हो गई अब उनको खांसी आती है तो उसके थ्रू स्प्रेड होता है उनके आसपास के वातावरण में बैक्टीरिया जो होता है टीबी का। फिर वहीं पे आसपास आकर के उनके पास में बच्चे खेलते हैं तो इससे उनमें जाने का हो सकता है। बच्चों की इम्यूनिटी अच्छी है लेकिन बच्चों के माध्यम से उनके माता पिता में पहुंच जाता है। तो ये जो अनहाइजेनिक कंडीशन होती है कम्युनिकेट होने की डिजीज के, इन सब चीजों के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए ही क्या किया गया था, निरोगी राजस्थान अभियान को चलाया गया। इसमें एक महिला और एक पुरुष स्वास्थ्य मित्र, इनको ट्रेन किया जाता है, प्रशिक्षित किया जाता है किस चीज के लिए, कि कैसे आप जो बीमारियां हैं उनको कम कर सकते हैं, बीमारियों से दूर रह सकते हैं। जैसे कि इसमें किशोरावस्था स्वास्थ्य, महिला स्वास्थ्य, संचारी गैर संचारी रोग, टीकाकरण, वयस्क टीकाकरण, वेशन रोग, इन सब के प्रति ये अवेयरनेस फैलाते हैं घर घर जाकर के। अब नेक्स्ट आता है आपका सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, राजस्थान के मूल निवासी, सबसे पहली कंडीशन मूल निवासी तो आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं, उनकी कन्याओं के विवाह पर आर्थिक संबल प्रदान करने की योजना है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। इस योजना के तहत क्या किया जाता है, अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवारों के लिए। अब इस लाइन का अच्छे से मतलब समझिए, जो ऊपर लिखा था उसको कनेक्ट कर दिया, एससी, एसटी और जो अल्पसंख्यक है माइनॉरिटी। अब इनके समस्त परिवारों को नहीं है, इनके आर्थिक दृष्टि से निम्न जो परिवार हैं, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए, इन कैटेगरीज में भी आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए कौन होते हैं,
बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन, जो पॉवर्टी लाइन से भी क्या है, नीचे हैं। इन कैटेगरीज में भी जिनका बीपीएल कार्ड बना हुआ है उनमें उनके परिवार में 18 वर्ष की या इससे अधिक आयु की कन्या के विवाह पर 31,000 रुपये मिलते हैं। और ऐसा मैक्सिमम 2 कन्याओं के विवाह पे मिलते हैं, 2 से ज्यादा के विवाह पे नहीं मिलेंगे। मैक्सिमम इस योजना का लाभ कितने पे ले सकते हैं, 2 बेटियों की शादी पे ले सकते हैं। तो SC ST और माइनॉरिटी जिनके बीपीएल कार्ड बने हुए हैं उनकी 2 कन्याओं की शादी पे 31,000 रुपये शादी के लिए मिलेंगे। से सभी वर्गों के बीपीएल, से सभी वर्गों में भी क्या होना चाहिए, बीपीएल होना चाहिए। परिवार, अंत्योदय परिवार, शुरू में समझ ली थी हमने डेफिनेशन अंत्योदय परिवार की। और आस्था कार्डधारी, अब ये एक अलग कैटेगरी आ गई है। आस्था कार्डधारी कौन होते हैं, देखिए ध्यान से समझिएगा। आस्था परिवार या आस्था कार्डधारी परिवार वो परिवार होता है जिस परिवार के अंदर 2 या 2 से अधिक सदस्य 40% या 40% से ज़्यादा विकलांग हों, यानी कि एक ऐसी फैमिली जिसके अंदर परिवार के 2 या 2 से अधिक सदस्य 40 या 40% से अधिक विकलांगता से ग्रस्त हों, तो वो परिवार क्या कहलाते हैं, आस्था कार्डधारी परिवार कहलाते हैं, या सिंपल भाषा में आस्था परिवार कहलाते हैं। अच्छे से समझ में आ गया। कोई 6 व्यक्ति की का परिवार है, मतलब 6 मेंबर हैं उसमें, तो इसमें से 2 मेंबर यदि 40 या 40 से अधिक 60% तक भी यदि विकलांगता है, कुछ भी है इनमें, तो वो परिवार आस्था परिवार होगा। उसको सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट, अलग अलग उनके योजनाओं। तो आस्था कार्डधारी परिवार एवं आर्थिक दृष्टि से कमजोर विधवा महिला, विशेष योग्यजन व्यक्ति यानी कि दिव्यांग। यहाँ पे कौन विशेष योग्यजन व्यक्ति का मतलब यहाँ पे है जिस लड़की की शादी हो रही वो खुद दिव्यांग है। विशेष योग्यजन व्यक्ति मतलब दिव्यांग। पालनहार योजना में लाभार्थी, अब ये पालनहार योजना में एक लाभार्थी का मतलब, पालनहार योजना आगे आएगी लेकिन मैं आपको ब्रीफली बता देती हूँ। पालनहार योजना ये है कि राज्य सरकार का ये मंतव्य है कि जो अनाथ बच्चे हैं उनका अनाथालय के अंदर पालन पोषण करने की बजाय समाज में रहते हुए ही उनके कोई सगे संबंधी, बड़े भाई बहन के माध्यम से वहीं पे यदि उनका समाज में रखते हुए पालन पोषण किया जाए तो वो बेहतर नागरिक बन सकते हैं। और इसके लिए सरकार, जो व्यक्ति उनकी जिम्मेदारी उठाता है उसको क्या करता है, सरकार प्रति महीने कुछ एक धनराशि देती है उनके पालन पोषण से संबंधित अनाथ बच्चों के बिहाफ पे। तो ये योजना है पालनहार योजना। यानी कि मान लीजिए एक अनाथ बच्ची है, उसको पालनहार योजना के तहत उसके चाचा या ताऊ के परिवार ने पाला। उस बच्ची के खुद के माता पिता नहीं हैं लेकिन उसके चाचा, ताऊ जी या कोई भी परिवार के सदस्य ने पाला। और ऐसी बच्ची जब शादी के लायक हो जाएगी तो उसको इस योजना के तहत पैसे मिलेंगे। समझ में आ गया आपको पालनहार परिवार योजना के तहत कैसे लाभ मिलेगा। महिला खिलाड़ी के स्वयं के विवाह पे, महिला खिलाड़ी के लिए बाकी कोई कंडीशन नहीं है, जस्ट वो क्या होनी चाहिए, एक स्टेट लेवल की प्लेयर होनी चाहिए महिला, तो उनको मिलेंगे 21,000 रुपये। और ऊपर वाली 3 कैटेगरीज को कितने मिल रहे थे, 31,000 रुपये। तो 3 कैटेगरी के अंदर बीपीएल में यदि है तो 31,000 रुपये, बाकी ये जितने भी हमने पढ़े इन सबको मिलेंगे 21,000 रुपये। अब इसके अंदर क्या होता है, यदि ये लड़की जिसकी शादी हो रही है इसने 10th क्लास पास की हो तो ऊपर वाले में तो 31,000 प्लस 10,000 और मिलते हैं यदि 10th पास की है। और यदि 12th पास की है तो उसको मिलते हैं 10,000 की जगह पे, ये तो है आपका 10th पास की वजह से।
और यदि उसने 12th पास की है तो उसको मिलते हैं 20,000, यानी कि टोटल उसको क्या मिलेंगे, यदि 12th पास कर करके उसकी शादी की जा रही है तो 51,000 रुपये। कंफ्यूज नहीं होना है, स्टेटमेंट में डाल के ये योजना आसानी से पूछ, क्योंकि थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड नेचर की ये लग रही है कि कब किसको क्या मिलेगा। तो आपको याद करने का तरीका बता देती हूँ कि इन 3 कैटेगरीज को याद कर लो। इन 3 कैटेगरीज में क्या है, नॉर्मल 31,000, 10वीं पास तो 41,000, 12वीं पास तो 51,000, मैक्सिमम 2 बच्चियों की शादी पे। बाकी जितनी भी कैटेगरीज हैं इसमें से सामान्य वर्ग को शामिल नहीं किया गया है, ओबीसी को शामिल नहीं किया है, तो इनमें क्या है 21,000, 31,000 या 41,000 इस प्रकार से दिया जाएगा। अलग से जो हमने पढ़ा वो एक आस्था कार्डधारी और एक महिला खिलाड़ी, महिला खिलाड़ी का जिक्र सभी योजनाओं में से सिर्फ यहाँ पे आएगा, तो ये चीजें पॉइंट आउट करने, ये डेटा हमारे काम का नहीं है कि कितना मिल गया है। नेक्स्ट आती है राजस्थान सिलिकोसिस नीति 2019। अब देखिए इसमें अच्छे से पहले बता भी दिया है कि सिलिकोसिस बीमारी कैसे कैसे हो सकती है। पत्थर तोड़ने, पत्थर पीसकर पाउडर बनाने, गिट्टी बनाने, इस प्रकार के जितने भी कार्य करते हैं तो उसके अंदर हमने बात की थी कि पार्टिकुलेट मैटर क्या होता है, अंदर जाता है, इनहेल किया जाता है, तो उसकी वजह से लंग्स क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तो उससे होती है सिलिकोसिस की बीमारी। अब सिलिकोसिस की जो बीमारी है ये असाध्य है, यानी कि होने के बाद बहुत कम चांस होते हैं कि कंप्लीटली व्यक्ति फिर से क्या हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। तो उसको इसी प्रकार से होने की वजह से सरकार ने क्या किया, अलग से सिलिकोसिस नीति लेकर के आई है 2019 में। सिलिकोसिस रोग के प्रमाणीकरण एवं पुनर्वास के लिए रोगी को 3 लाख रुपए की सहायता दी जाती है, और यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु उपरांत 10,000 रुपए एवं परिजनों को 2 लाख रुपए की सहायता दी जाती है। पहले तो सिलिकोसिस डिक्लेयर हो गया है तो उसको ट्रीटमेंट के लिए क्या किया जाएगा, 3 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। और मान लीजिए ट्रीट नहीं हुआ, डेथ हो गई, तो डेथ के बाद में 10,000 रुपए उसके जो क्रियाक्रम की जो राशि होती है उसके तौर पे दिया जाता है। अंतिम संस्कार के लिए 10,000 रुपए प्लस 2 लाख रुपए भी उसके परिवार को दिए जाते हैं। ये सभी सिलिकोसिस रोगियों की फैमिलीज को दिए जाते हैं, इसमें कोई कैटेगरी का खेल नहीं है, जिसको भी सिलिकोसिस प्रमाणित करके डॉक्टर ने डिक्लेयर किया हुआ है। फिर सिलिकोसिस पीड़ित को पेंशन के रूप में 1,500 रुपए मिलते हैं, उसको पेंशन के रूप में भी मिलते हैं। फिर सिलिकोसिस विधवा पेंशन के अंतर्गत मान लीजिए कि जब तक पीड़ित खुद जिंदा है तब तक तो उसको क्या मिलेगा, 3 लाख रुपए प्लस 1,500 रुपए की पेंशन। जब उसकी डेथ हो गई तो 10,000 रुपए अंतिम संस्कार के, परिवार को 2 लाख रुपए, और उसकी जो विधवा है उसको पेंशन के अंतर्गत 55 वर्ष की आयु तक तो 500 रुपए मिलेंगे। मान लीजिए कि किसी के साथ हो नहीं, लेकिन अगर 30 वर्ष की उम्र में वो सिलिकोसिस के कारण, उसके पति को सिलिकोसिस था, वो विधवा हुई, 30 वर्ष की उम्र में हुई, तो 30 वर्ष से जब तक वो 55 वर्ष की होगी तब तक तो उसको क्या मिलेंगे, 500 रुपए प्रति माह क्या मिलेगा, पेंशन मिलेगा। 55 वर्ष से 60 वर्ष की आयु में 750, और 60 से 75 पे 1,000 रुपए, और इसके बाद में 1,500 रुपए की पेंशन मिलेगी। इस प्रकार से उसको मिलेगा। सिलिकोसिस पीड़ित के परिवार को आस्था कार्डधारी परिवार के समस्त सुविधाओं का मिलेगा। सिलिकोसिस से पीड़ित जो परिवार है उसको किसके इक्विवेलेंट फायदे मिलेंगे, आस्था कार्डधारी परिवार के। और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत भी उसको राशन कार्ड से जो राशन मिलता है वो वितरित किया जाएगा, भले ही वो बाकी क्राइटेरिया के तहत उसमें नहीं आ रहा हो, लेकिन जस्ट उसके पास में एक सिलिकोसिस प्रमाण पत्र है, इस आधार पे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अच्छा, ये राजस्थान में ही इतना जोर क्यों दिया गया है सिलिकोसिस? अरावली से क्या होता है, बहुत ज्यादा पत्थरों का
खनन होता है और खनन से रिलेटेड जितनी बीमारियां, उनके रोगी साल दर साल क्या हैं, बढ़ते जा रहे हैं। इसी वजह से ये लेटेस्ट सिल्कोसिस नीति को लाया गया है कि हमारे यहाँ पे अरावली से पत्थरों का खनन बहुत बड़ा एक मतलब व्यवसाय है, उद्योग है। जस्ट लाइक हमारे यहाँ पे मार्बल का कितना ज़्यादा उत्खनन होता है, मार्बल इतना ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है, मार्बल से तो बाकी जो खनन होता है उससे भी ज़्यादा संभावना होती है सिल्कोसिस होने। जो मार्बल का खनन होता है उसकी ग्राइंडिंग की जाती है ना, मार्बल की बहुत ज़्यादा, उसको फाइन किया जाता है। इस वजह से आगे जो योजनाएं हैं वो मैं फटाफट बता देती हूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ याद करने को नहीं और इम्पोर्टेंट भी नहीं है इतना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि कौन से विभाग के तहत ये सब आती हैं। तो नेक्स्ट आपकी आती है मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना। इस योजना में एक तो आपको उम्र का याद रखना है कि 18 वर्ष से ही ये स्टार्ट हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि विवाह के लिए आयु क्या है, 18 वर्ष। और 18 वर्ष मान लीजिए 18 वर्ष की उम्र में ही शादी हो गई और उसके पश्चात किसी भी कारण से विधवा, परित्यक्ता या तलाकशुदा महिला की कैटेगरी में वो आती है, तो वो क्या होनी चाहिए, एकल नारी के तहत एलिजिबल होनी चाहिए। तो इस वजह से इसकी आयु किसको आधार माना गया है, 18 वर्ष। से अधिक आयु की विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिला एकल नारी के अंदर ये आती हैं। तो राजस्थान की मूल निवासी हो, जिसकी स्वयं की नियमित आय का कोई स्रोत नहीं हो तथा समस्त आयों से स्रोत की 48,000 रुपये प्रति वर्ष से कम हो, तो उसको पेंशन दी जाती है। यानी कि वो किसी भी वजह से 18 वर्ष से ऊपर की आयु होते ही यदि वो एकल नारी के अंदर है, आ रही है, तो उसको और 48,000 रुपये प्रति वर्ष से उसकी कम आयु आय है, तो उसको क्या किया जाएगा, पेंशन दी जाएगी। बीपीएल, अंत्योदय, आस्था कार्डधारी, सहरिया, कथोड़ी और खैरवा जाति, एचआईवी एड्स पॉजिटिव, विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिलाओं को आय संबंधी प्रदान जो छूट दी गई है, ऑलमोस्ट सभी ही आ गए। फिर इसमें डिफरेंट क्या होगा, 500, 750 फिर और 1500 रुपए अलग अलग कैटेगरी पे, मतलब आयु वाइज इनको मिलेंगे। नोट सो इम्पोर्टेंट, बस आपको ये पता होना चाहिए। इसमें एक तो सहरिया, कथोड़ी और खैरवा, ये जनजातियों को अलग से सम्मिलित किया गया है। सहरिया जनजाति कहाँ पे ज़्यादा मिलती है, 12 में, ठीक है। कथोड़ी उदयपुर में, खैरवा, हाँ। तो ये जो जनजातियां हैं इनकी महिलाओं को भी इसमें शामिल किया है, प्लस एचआईवी एड्स पॉजिटिव महिला को। अब ऐसे ही सिंपल है मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना। देखिए प्रीलिम्स के अंदर तो पूछ ही सकते हैं, अब की बार तो मेंस में भी पूछ लिया कि राजस्थान में विभिन्न जो पेंशन योजनाएं हैं उसके लाभ की उम्र क्या है। 2 नंबर में ये इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन पूछा अब की बार मेंस में, तो उसमें बताना था कि महिला की आयु जो है 55 वर्ष होती है राजस्थान में, और पुरुष की आयु क्या होती है, 58 वर्ष होती है, ये इसमें बताना था। तो यही चीज प्रीलिम्स में भी पूछ सकते हैं कि इस पर्टिकुलर योजना के लिए, जैसे कि पिछले वाली थी एकल नारी सम्मान पेंशन योजना में 18 वर्ष से ही शुरू हो जाती है, तो 55 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिला, 58 वर्ष या इससे अधिक आयु के पुरुष जिनके निर्वाह हेतु स्वयं या पति या पत्नी की नियमित आय का स्रोत नहीं हो, तो और उनकी कुल वार्षिक आय किससे कम हो, 48,000 रुपये से। तो ये जितनी भी पेंशन योजनाएं हैं तो इसमें कितनी लिमिट है इनकम की, 48,000 रुपये है, ये भी आपको याद रखनी है। बाकी ये सब जो है इनको क्या किया गया है, 48,000 रुपये वाले में छूट दी गई है, आय संबंधी शर्त में छूट दी गई है। इस योजना के अंतर्गत 75 वर्ष से कम आयु के पेंशनर को 750 रुपये और 75 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर को 1,000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाती है। इसमें फिक्स है कि 75 से कम यदि उम्र है तब तो उसको क्या मिलेंगे, 750, यदि 75 से
ज़्यादा यदि उम्र है तब उसको मिलेंगे 1000 रुपये, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। काफी आसान है, इसको याद रखना। मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना, ये राजस्थान की योजना है, मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा चलाई हुई। इसमें विशेष योग्यजन व्यक्ति किनको माना गया है, ये इंपॉर्टेंट है कि विशेष योग्यजन में कौन कौन आते हैं। विशेष योग्यजन में जो ब्लाइंड हैं, अल्पदृष्टि, चलने में निशक्तता हो, कुष्ठ रोग मुक्त, स्वर्ण शक्ति का ह्रास, मानसिक विमंदता, मानसिक रोग में किसी एक या अथवा अधिक विकलांगता से ग्रसित हो, प्राकृतिक रूप से बोनेपन से यानी कि ड्वार्फनेस से ग्रसित हो, ट्रांसजेंडर हो, और साथ में उसका क्या होना जरूरी है, राजस्थान का मूल निवासी। इनमें से किसी भी कैटेगरी में आ रहा हो और वो राजस्थान का मूल निवासी हो तो उसको क्या मिलता है, पेंशन मिलती है। जिसकी सम्मिलित वार्षिक आय 60,000 रुपए, अब यहाँ पे देखिए आय को 60,000 रुपए कर दिया है। बाकी 3 जो पेंशन योजनाएं पड़ी उनमें कितनी थी हमारी, 48,000 रुपए थी, इसमें 60,000 रुपए हैं। इनको आय संबंधी छूट दे दी गई है। योजना के अंतर्गत 55 वर्ष से कम आयु की महिला एवं 58 वर्ष से कम आयु के, अब देखिए विकलांगता जो है वो तो बचपन से भी हो सकती है, जन्मजात भी हो सकती है, तो 55 वर्ष तक की आयु कहीं से भी मान लीजिए स्टार्ट हो रही हो, किसी की भी एज से स्टार्ट हो रही हो, तो अपर लिमिट लगा दी है 55 वर्ष, न्यूनतम आयु की लिमिट नहीं लगाई गई है। साफ लिखा है कि 55 वर्ष से कम आयु, न्यूनतम नहीं बताई है, अधिकतम वाली की महिला और 58 वर्ष के को तो मिलेगी, यानी कि 55 और 58 तक तो मिलेगा 750 रुपये, और उससे ऊपर में कितना मिलेगा 1000, और उससे भी ऊपर क्या मिलेंगे 1250। इस प्रकार से पेंशन दी जाएगी। इसमें से कुष्ठ रोग मुक्त जो विशेष योग्यजन है 1500 रुपये टोटल उसको मिलेगी, बाकी को मिलेगी 1250, और कुष्ठ रोग वाले को क्या मिलेगी 1500 रुपये पेंशन मिलेगी। इतना डिटेल में जाके नहीं पूछे। आपसे क्या पूछ सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं एक तो आयु वाला क्राइटेरिया, ठीक है, जिस तरीके से इसमें अलग हो गई, इसमें आपकी मैक्सिमम जो है मिनिमम कोई सेट नहीं की गई है, क्योंकि हमने सोचा डिस्कस किया कि विकलांगता कहीं से भी हो सकती है, कौन से भी एज से हो सकती है, तो न्यूनतम नहीं की गई है। तो न्यूनतम आयु संबंधी यदि कोई स्टेटमेंट आ जाता है जस्ट लाइक कि 18 वर्ष से 55 वर्ष, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। आपको 18 से 55 नहीं करना है, वहां पे हमें सिर्फ अधिकतम का बताया गया है कि 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक तो हमें क्या मिलेगा, इनको क्या मिलेगा 750 रुपये मिलेंगे, उसके बाद का इस तरीके से। दूसरा आय का क्राइटेरिया, आय का क्राइटेरिया हमने देखा तीनों में अलग था, तो वो इस प्रकार से हमें याद करना है। बाकी इतना ज्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाता है, लेकिन इनका एक तरीका है। ये 20-22 योजनाएं हैं, आप डेली सिर्फ एक योजना को ढंग से रिवाइज कर लीजिए तो आपको ये भी याद हो जाएगा। मतलब एक दूसरों से एज लेने का तरीका होता है कि आप दूसरों से आगे कैसे जा सकते हैं। नेक्स्ट आती है पालनहार योजना। जैसा कि हमने डिस्कस किया था, पालनहार योजना के अंतर्गत अनाथ बच्चों के पालन पोषण शिक्षा आदि की व्यवस्था संस्थागत नहीं, संस्थागत में क्या आता है, अनाथालय आते हैं, संस्थागत में पुनर्वास केंद्र आते हैं, रिहेबिलिटेशन सेंटर आते हैं, या फिर जैसे कि महिलाओं के लिए किया जाए तो नारी निकेतन आते हैं। तो इस प्रकार किसी पर्टिकुलर संस्था में न करवा करके समाज के भीतर ही बच्चे के निकटतम रिश्तेदार, परिचित व्यक्ति, वयस्क भाई अथवा बहन को पालनहार बनाकर उनकी देखभाल एवं पालन पोषण हेतु आर्थिक सहायता दी जाती है। यानी कि इससे फायदा क्या होगा कि समाज के तौर तरीके, समाज के रीति रिवाज, समाज में रहना सहना वो आसानी से सीखेगा, बदले में आर्थिक सहायता गवर्नमेंट उपलब्ध करवाएगी। योजना के अंतर्गत अनाथ बच्चे, अब देखिए इसमें 2-3 चीजें आपको अलग से याद रखनी है। ये तो सबको याद रहेगा कि अनाथ बच्चे,
बल्कि इसमें याद ये रखना है कि न्यायिक प्रक्रिया से मृत्युदंड अथवा आजीवन कारावास प्राप्त माता पिता के बच्चे, ऐसा बच्चा के माता और पिता दोनों को या तो मृत्युदंड दे दिया गया है या फिर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, तो उनके बच्चे अब कहाँ रहेंगे? वो आजीवन, वो तो जेल में रहेंगे, तो उनके बच्चे अब एक तरीके से क्या हो गए? टेक्निकली अनाथ हो गए, तो उनको भी इस योजना में शामिल किया गया है। निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता, अब देखिए टेक्निकली अनाथ नहीं है कि माता जिंदा है, पिता की डेथ हुई है, बट वो खुद माँ भी क्या है? निराश्रित है, इकोनॉमिकली उसकी आय का कोई स्रोत नहीं है, तो इस वजह से उन बच्चों को भी क्या है इसके अंदर लिया गया है। पुनर्विवाहित विधवा माता के बच्चे, पुनर्विवाह हो गया माँ का, लेकिन जो पहले से बच्चा है उसको क्या माना गया है? इसमें पात्र माना गया है। HIV एड्स पीड़ित माता पिता के बच्चे, कुष्ठ रोग से पीड़ित माता पिता के बच्चे और नाता जाने वाली माता के बच्चे। ये नाता प्रथा कहाँ पे चलती है? देखिए एक कोई पर्टिकुलर हम जनजाति का नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन हाँ जो आदिवासी एरिया है इसके अंदर क्या होता है? नाता प्रथा चलती है। नाता प्रथा क्या है? एक तरीके से विधिवत रूप से विवाह किए बगैर जा करके रहना, मॉडर्न लैंग्वेज में बोलें तो लिव इन रिलेशनशिप। ये काफी पहले से चला आ रहा है, कहाँ पे? हमारे आदिवासियों के बीच में वो जा करके रहते हैं। जैसे कि अभी लेटेस्ट एक दिन न्यूज़पेपर में आया था कि पोते पड़पोते परपोतियां ऐसे हो गए हैं लेकिन उन्होंने शादी नहीं की, तो उनका मतलब अब शादी करवा रहे हैं, उनके बच्चे उनकी शादी करवा रहे हैं जस्ट बिकॉज कि वो नाता प्रथा के तहत रहने लग गए। तो नाता प्रथा आदिवासी समाज की ऐसी प्रथा है जिसमें बिना विधिवत रूप से शादी किए ही साथ रहना, परिवार बनाना। तो ऐसी नाता प्रथा में जाने वाले माता के जो बच्चे हैं वो, और विशेष योग्यजन माता पिता के बच्चे, तलाकशुदा परित्यक्ता महिला के बच्चे, सिलिकोसिस पीड़ित, इन सब को क्या है कि पालनहार योजना के तहत सहायता प्रदान की जाती है। पालनहार परिवार, जो इस मान लीजिए कि कोई परिवार इन ऐसे बच्चों की सहायता करने के लिए तैयार हुआ, अपनाने के लिए तैयार हुआ, लेकिन कंडीशन क्या है कि जो परिवार अपना रहा है उस खुद परिवार की वार्षिक आय 1,20,000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसा है तो उनको लाभ नहीं मिलेगा, और बच्चे की आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए कि 18 वर्ष पे क्या मान लिया जाएगा? वो एडल्ट, और एडल्ट हो गया तो दैट मीन्स कैपेबल है खुद से कमा के खाने के लिए। 18 वर्ष से कम होनी चाहिए, तो इम्पोर्टेंट है 18 वर्ष की कैटेगरी, यानी कि वो बच्चा क्या होना चाहिए? 18 वर्ष से कम होने चाहिए। कम से कम 3 वर्ष की अवधि के लिए राजस्थान में रह रहे हों, यानी कि माइग्रेट करके लंबे अवधि से बाहर नहीं हो, वो 3 साल से राजस्थान में रह रहे हों। श्रेणीवार 500 रुपये प्रति माह से अधिकतम 1,000 रुपये प्रति माह दिए जाने का प्रावधान है। तो आपको इस योजना में एक तो क्या याद होना चाहिए? ये जो नाता प्रथा वाला है ये इसमें अलग है। सिलिकोसिस पीड़ित वाले परिवार को भी आय का क्राइटेरिया क्या है और कितनी आयु तक के बच्चे को ये पालनहार योजना के तहत लाभ मिलता है, और इसका उद्देश्य इंपॉर्टेंट है कि पालनहार योजना को क्यों चलाया गया था, ताकि समाज में रहते हुए ही ऐसे बच्चे का विकास हो, संस्थागत नहीं हो। अब कृषि विभाग में राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना 2019। कृषि प्रसंस्करण से आप क्या समझते? एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग। देखिए एक दिन पहले भी हमने डिस्कस किया था, कृषि प्रसंस्करण में आता है कि जो भी उपज हुई है, किसी भी चीज की उपज हुई हो उसको फाइन कर देना, मतलब उन्नत संस्करण के अंदर तब्दील कर देना। जैसे कि आलू की खेती की जा रही है, अब एक तो किसान ने क्या किया, जस्ट आलू निकाला और ले जा करके उसको एज इट इज मंडी में बेच दिया। दूसरा उसने क्या किया, ग्रेडिंग की,
एक तरफ बड़े साइज के, मीडियम, स्मॉल और उससे भी स्मॉल, और उसमें से कुछ जो खराब थे उनको निकाल दिया, ग्रेडिंग कर दी, उनको वॉश कर दिया और ढंग से अलग अलग क्या कर दी, पैकेजिंग कर दी कि 50 किलो का एक तरफ बना दिया, 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो, इस प्रकार से कर दिया। तो ये छोटे स्केल की क्या कहलाती है, एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग कहलाती है, प्रसंस्करण कहलाता है। अब यही चीज ले जा करके अगर वो मार्केट में बेचेगा तो पहले वाले से उसको क्या मिलेगा, ज्यादा पैसा मिलेगा। ये होती है एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग। इसी प्रकार से जो दालें होती हैं उनकी ग्रेडिंग की जाती है। हम बड़े रिटेल स्टोर के अंदर जाते हैं तो हमें अलग अलग प्रकार की एक ही कैटेगरी की, जैसे कि मूंग दाल है तो मूंग दाल के अंदर क्या होगा, साबुत मूंग दाल, फिर छिलका वाली मूंग दाल, छिलका रहित मूंग दाल। तो ये क्या है, ग्रेडिंग की हुई है और सबके अलग अलग रेट होते हैं। तो यही चीज है यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग का मतलब होता है जो एग्रीकल्चर आउटपुट है, जो भी फसल उत्पादित हुई है उसको कैटेगराइज करना, उसमें संवर्धन करना किसी ना किसी तरीके से, टेक्निक के माध्यम से। फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड व्यवसाय और एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट, इन सब को प्रोत्साहन देने के लिए ये योजना 2019 में आई थी। जस्ट लाइक जो योजना हमने रिप्स पढ़ी थी वो किस क्षेत्र में थी, उद्योग के क्षेत्र में। जो बाकी के उद्योग हैं जिसके अंदर राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम, वो किसके लिए है, औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने से संबंधित है। और सेम चीज वही रिप्स योजना को अगर आप एग्रीकल्चर में लगा देते हैं तो ये योजना बन जाती है। राजस्थान में कृषि प्रसंस्करण, अभी जो फूड एग्रीकल्चर के बिल आए थे, एग्रीकल्चर के 3 बिल आए थे, उनमें से भी तीनों बिल का यदि सारांश मिलाएं तो वो भी किस पर आधारित थे कि कृषि का प्रसंस्करण किया जाए, वहीं पे फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाई जाएं, किस प्रकार से एक्सपोर्ट किया जाए, व्यवसाय किया जाए। उसी प्रकार की ये योजना है। अब देखिए, योजना के अंतर्गत कृषि उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु पूंजीगत ब्याज एवं विद्युत प्रभार, सौर ऊर्जा अनुदान और राज्य के उत्पाद के घरेलू निर्यात व्यापार को प्रोत्साहन करने हेतु भाड़ा अनुदान देने का प्रावधान किया गया है। कुल मिलाकर के एक खेत है, इसके अंदर जो भी कृषि की उपज हो रही है उसको यहाँ पे एक छोटी सी प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जाए। उस प्रोसेसिंग यूनिट को लगाने का खर्चा गवर्नमेंट देगी, अनुदान के रूप में देगी। यहाँ से जो आपका प्रोसेस्ड फूड होगा उसको मार्केट तक ले जाने का भाड़ा अनुदान, ये सब देने का क्या किया गया है, इस योजना के तहत प्रावधान किया गया है। इससे क्या होगा, गुणवत्ता युक्त उत्पादन होगा, बाजार का विकास होगा, कौशल विकास होगा और इसके लिए विभिन्न प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। में एलिजिबल कौन होंगे, एक सिंगल फार्मर है वो भी एलिजिबल होगा, कृषक उत्पादक संघ यानी कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, एफपीओज बोलते हैं। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं, ये एक एरिया है, इस एरिया में मान लीजिए इस प्रकार से 6-7 लोगों के क्या हैं, खेत हैं, आपस में पास पास में लगते हैं। तो इन सभी ने मिलकर के क्या कर लिया, एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिया, एक ग्रुप बना लिया कि हम सब मिलकर के आपस में सहयोग कर करके क्या करेंगे, खेती करेंगे। तो इन्होंने तय किया कि इधर इधर तो हम एक पर्टिकुलर, इस पूरे एरिया में एक पर्टिकुलर टाइप की खेती करेंगे, यहाँ पे दूसरी करेंगे और इसके लिए जितने भी इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होगी वो भी हम सामूहिक तौर पे खरीद लाएंगे। तो ऐसे क्या होते हैं, ये कोऑपरेटिव फार्मिंग में भी आता है। तो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं, ये तो बहुत छोटे स्केल पे मैं बता रही हूँ, बहुत बड़े बड़े एरिया में फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन या कृषक उत्पादक संगठन ऐसे संगठन हैं किसानों के जो मिलकर सामूहिक रूप से खेती संबंधित कार्य करते हैं। बाद में जब ये स्ट्रोंग हो जाते हैं तो ये सरकार के ऊपर विभिन्न योजनाओं के लिए दबाव भी बना सकते हैं। प्रेशर ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ा है आपने, जो दबाव डालने वाले समूह होते हैं। तो उस प्रकार से ये भी कार्य कर सकते हैं कि जैसे कि
जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, एमएसपी है, वो आप बढ़ाइए, प्रकार का ये कह सकते हैं। क्योंकि मान लीजिए एक पूरी तहसील का एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बन गया और एक पर्टिकुलर उत्पाद वहीं उस तहसील में उत्पादित हो रहा था, तो वो सारे किसान मिलकर के आपस में उन्होंने तय कर लिया कि अब की बार एमएसपी जो है वो हम 2,000 रुपये न लेकर के हम 3,000 रुपये लेंगे, अदरवाइज हम हमारा सामान नहीं बेचेंगे। एक पूरे ग्रुप ने ये तय कर लिया। तो ये क्या हो गया, प्रेशर ग्रुप की तरह कार्य कर रहा है। तो आसानी से नेगोशिएट कर सकते हैं, मोल भाव कर सकते हैं जब वो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस बना सकते हैं। इससे ओवरऑल हो क्या रहा है, जो बिचौलिए होते हैं जो उनकी उपज को बेचने के लिए पहले बीच में आकर के उनसे कम दाम में खरीद के आगे ज्यादा में बेचते हैं, वो खत्म हो गए और वो खुद डायरेक्टली किसान क्या कर रहे हैं, नेगोशिएट कर रहे हैं। तो इससे किसान की आय में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। इसी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद कृषक उत्पादक संगठनों को बढ़ावा दे रही है और प्रत्येक राज्य को टारगेट दिया गया है कि आप अपने यहाँ पे इतने इतने कृषक उत्पादक संगठन बनाइए, ताकि जो ड्रीम प्रोजेक्ट है कि डबलिंग द फार्मर्स इनकम 2022 के एंड तक करना था, वो कोविड के कारण ही उसका, तो वो उसको एक्सटेंड किया गया है कि किसानों की आय को दुगुना करना ही है। तो उसमें एक घटक है ये कृषक उत्पादक संगठन। कृषि उद्योग, कृषि आधारित उद्योग लगाना, विपणन से जुड़े व्यक्ति समूह, संस्थान, प्रतिष्ठान आदि इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। इसमें ये सब कैटेगरी और महिला और 35 वर्ष से कम आयु के युवा उद्यमियों को 100% भागीदारी वाली इकाइयां आदि सम्मिलित हैं। तो इसमें क्या किया जाएगा, ये जितने भी कैटेगरी के किसान होंगे ना, और किसान की उपज से संबंधित कोई उद्योग लगाने वाले उस एरिया के उद्यमी होंगे, उन सबको सरकार पैसे देगी उद्यम लगाने के लिए इस योजना के तहत। अब कहाँ किसको कितना पैसा मिलेगा वो अलग से बताया नहीं गया कि कौन सी कैटेगरी को कितना पैसा मिलेगा, लेकिन बेसिक आइडिया यही है कि खुद किसान लगाना चाहे तो खुद किसान लगा सकता है, बाकी कोई अन्य लगाना चाहे तो एग्रीकल्चर के जितने प्रोडक्ट हैं इनसे संबंधित छोटी मोटी इकाइयां, जैसे कि दाल पीसने की मशीन, मील लगानी है, तो 10-11 गांवों के बीच में एक मील लगा दे, जिसमें वो क्या कर रहा है, उन्हीं गांव के किसानों से अनाज खरीद रहा है जो दाल बनाई जा सकती है जिनकी, और उसने वो मील स्थापित कर ली। तो उसको वो मील स्थापित करने के लिए सरकार क्या करेगी, इस योजना के तहत पैसा दे। ये योजना है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग, ये क्या है, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। ये है स्मॉल स्केल की जो इंडस्ट्रीज लगाई जाती हैं, लघु उद्योग यानी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो लगाई जाती हैं उससे संबंधित है। दिसंबर 2019 से लागू इस योजना का उद्देश्य उद्यमों की सरल स्थापना एवं रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने के लिए ब्याज अनुदान युक्त ऋण को उपलब्ध करवाना है। देखिए इसमें क्या किया जाएगा, मैक्सिमम 10 करोड़ रुपए तक का लोन लिया जा सकता है। कितने तक का, 10 करोड़ रुपए का। और कहां से शुरू होता है, 25 लाख से। तो 25 लाख से 5 करोड़, यदि 25 लाख तक का, 25 लाख से 5 करोड़ और 5 करोड़ से 10 करोड़, ये 3 स्लॉट बना दिए गए हैं। इन स्लॉट्स में यदि कोई लेता है तो उसको ब्याज में अनुदान देगी सरकार। एक तो लोन मिल गया, आसानी से लोन मिलता नहीं है, बैंक्स जो होते हैं वो इतनी इजीली लोन अवेलेबल कराते नहीं है, वो भी इतनी बड़ी बड़ी राशियों। तो सरकार के आधार पे, सरकार के बिहाफ पे एक तो क्या मिलेगा, उसको लोन मिलेगा। दूसरा उसको जो इंटरेस्ट लग रहा होगा, मान लीजिए कि किसी ने एसबीआई बैंक से इस योजना के तहत 25 लाख का लोन लिया और उस पर्टिकुलर क्षेत्र में एसबीआई की जो ऋण योजना है उस पे ब्याज राशि, ब्याज की जो दर है वो है 12%। 12% की दर से वो ब्याज ले रहा है बैंक वहां पे। तो सरकार क्या कहेगी कि
12% यदि दर लग रही है 25 लाख पे, तो उसमें से 8% तक का जो ब्याज होगा ना, वो सरकार वहन करेगी। बाकी बचा हुआ 4% का जो ब्याज होगा वो ही उसको देना पड़ेगा उद्यमी को। तो ये योजना किससे संबंधित है? 2 चीजों से संबंधित। पहली चीज, आसानी से ऋण उपलब्ध करवाना। दूसरी चीज, ऋण उपलब्ध होने के बाद में उस पे जो लगने वाली ब्याज राशि है, उसमें ब्याज राशि में अनुदान उपलब्ध करवाती है, मूल राशि में नहीं। मूल राशि तो उसको चुकानी है, लेकिन जो ब्याज लग रहा है उस ब्याज का कुछ % क्या देती है? सरकार वहन करती है। और ऐसा कब तक करती है? 5 वर्ष की अवधि तक करती है। 5 वर्ष के पश्चात आप हम अपने और हम हमारे वाली स्थिति हो जाती है, आप खुद से भरो। 5 साल तक के अंदर सरकार जितना ब्याज लग रहा होता है। अब इसमें अलग अलग कैटेगरी है। तो 25 लाख तक का यदि लोन लिया है तो उसमें मिलेगी जितनी भी ब्याज दर हो उसका 8% सरकार भरेगी। 25 लाख से 5 करोड़ वाला जो स्लॉट है, इसके अंदर 6% ब्याज जो है वो गवर्नमेंट वहन करती है। जितनी, मान लीजिए कि 5 करोड़ के ऊपर किसी पर्टिकुलर बैंक ने लगा रखी थी, 8% की ब्याज दर लगा रखी थी, उसमें से 6% तो गवर्नमेंट वहन करेगी, बाकी का 2% का जो ब्याज होगा वो ही उस उद्यमी को देना होगा। तो यहाँ पे तो है 6%, यहाँ पे है 8%, और 10 करोड़ या 10 करोड़, ये जो 5 करोड़ से 10 करोड़ का स्लॉट है, यहाँ पे कोई जितने राशि लेता है तो 5%। तो 8, 6 और 5% की दर से ब्याज अनुदान सरकार उपलब्ध कराएगी। ये आपको रेट्स याद रखनी है, क्योंकि इनमें से ही स्टेटमेंट बना करके पूछा जा सकता है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है ना, 5 से 8% ब्याज अनुदान। मैंने आपको अलग अलग कैटेगरी वाइज बता दिया कि किस में 5% मिलेगा और कहाँ पे है और कहाँ पे 8%। नेक्स्ट, MSME जो एक्ट है, उसमें स्व प्रमाणीकरण वही है, फिर से उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए। तो स्व प्रमाणीकरण की ये जो प्रक्रिया है, इसके तहत सरकार ने क्या प्रावधान किया है कि कोई भी आकर के यदि नया उद्योग लगाता है, नए उद्योग की स्थापना करता है, तो 3 साल तक कोई भी इंस्पेक्शन गवर्नमेंट की अथॉरिटीज के द्वारा नहीं किया जाएगा। उसको सेल्फ जो एक प्रमाणीकरण का जो दस्तावेज होता है वो देना होगा। जस्ट लाइक जब हम हमारा कोई भी टाइप का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा होता है तो वहां पे क्या करवाया जाता है? सेल्फ अटेस्टेशन। पहले क्या चलता था कि किसी गजेटेड ऑफिसर से जाकर के प्रमाणित करवा करके लाइए, लेकिन अब क्या होता है कि आप यहाँ पे साइन कर रहे हो, सेल्फ अटेस्टेशन कर रहे हो, दैट मीन्स आपको पता है कि आप ये जो कागज दे रहे हो ये फॉल्स नहीं। अगर किसी कंडीशन के अंदर ये फॉल्स निकलता है तो इसके लिए आप जिम्मेदार होंगे और आप पे कार्रवाई की जाएगी। ये होता है सेल्फ अटेस्टेशन या सेल्फ प्रमाणीकरण का मतलब। तो यहाँ पर क्या किया गया है कि इस एक्ट के अंदर स्व प्रमाणीकरण के लिए 17 जुलाई 2019 को राजस्थान की, एक तो देखिए कौन कौन सी, सूक्ष्म, लघु और मध्यम, क्योंकि माइक्रो, स्मॉल और मीडियम ये इकाइयों के लिए, इसके तहत उद्यमी को 3 वर्ष तक राजस्थान के अधिनियमों के अंतर्गत विभिन्न विभागों में किसी भी प्रकार की स्वीकृति या निरीक्षण की आवश्यकता नहीं है। पहले क्या होता था, मान लीजिए किसी ने पटाखों की फैक्ट्री लगाई, छोटे लेवल पे, स्मॉल स्केल पे या मीडियम स्केल पे पटाखों की फैक्ट्री लगाई, तो उस फैक्ट्री को इंस्पेक्ट करने के लिए कौन जाएगा? एक तो केमिकल डिपार्टमेंट के लोग जाएंगे, दूसरा जिला प्रशासन जाएगा क्योंकि गलत जगह पे तो नहीं लगा दी है, और इसके अलावा भी टाइम टू टाइम पुलिस चेक करके आएगी कि सेफ्टी के प्रोसीजर्स वहां पे हैं या नहीं। तो इस प्रकार का इंस्पेक्शन होता था। और पहले भी जब वो फैक्ट्री लगाई जा रही है तो उसके लिए भी पहले भी क्या होगा कि तय मानकों के आधार पे लगाई जा रही है या नहीं, ये चेक किया जाएगा। लेकिन अब क्या किया गया, इन सभी से 3 साल की छूट दी गई है।
कि 3 साल तक आपका किसी प्रकार का इंस्पेक्शन नहीं किया जाएगा। ऐसा क्यों किया गया है, कोई बता सकता है? प्रोत्साहन तो मिलेगा, लेकिन किस प्रकार से प्रोत्साहन मिलेगा? देखिए, ये रियलिटी है जो कि सरकार को भी समझ में आ गई कि छोटे उद्योग जब बिल्कुल शुरुआत में एस्टेब्लिश हो रहे होते हैं और उनका बार बार इंस्पेक्शन होता था, तो उनमें जो इंस्पेक्ट करने के लिए लोग जाते थे ना, उनका निरीक्षण करने के लिए, वो क्या करते थे? अड़चन पैदा करते थे, रिश्वत मांगी जाती थी और उनके काम को, उनके उद्योग की स्थापना को विभिन्न तरीके से अटका दिया जाता था, लाल फीताशाही जिसको हम कह सकते हैं। तो उसकी वजह से मान लीजिए एक व्यक्ति सीजन को देखते हुए, गर्मी के सीजन के हिसाब से छोटी कोई आइसक्रीम की फैक्ट्री लगाना चाहता है। अब उसकी फैक्ट्री के प्रमाणीकरण में ही, निरीक्षण में ही 4 महीने बीत गए, सीजन तो निकल गया। अब वो क्या करेगा? की फैक्ट्री लगा करके को फायदा नहीं होगा, तो वो आइडिया ही ड्रॉप कर देगा। तो इससे औद्योगिक स्तर पे कितना नुकसान हुआ। अगर उसी जगह पे उसको सिंपली उसने स्वप्रमाणित करके लिख दिया कि कोई भी, जितनी भी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं उनका मैं इस्तेमाल करूंगा, और कोई प्रकार की यदि भविष्य में गलती पाई जाती है तो उसके लिए मैं जिम्मेदार हूंगा, और ऐसा करके उसने जमा करवा दिया और तुरंत अपनी फैक्ट्री स्टार्ट कर दी, तो एक सीजन में उसने स्टार्ट भी किया, मान लीजिए वो ग्रो कर गया, तो उसकी वजह से कितने और नए रोजगार उत्पन्न करेगा। तो यही होता है, जिन जगह पे ज्यादा उद्योग डेवलप होते हैं वहां पे क्या होती है? लीनियंसी होती है, वहां पे उदार होती है वहां की सरकारें, वो बहुत ज्यादा लोगों को रेस्ट्रिक्ट नहीं करती हैं, विभिन्न प्रकार के उनके ऊपर नियम नहीं थोपती हैं। इसी वजह से आसानी से क्या होते हैं? उद्योग लग पाते हैं, उपलब्ध हो पाती हैं चीजें। तो उसी चीज पे, उसी तर्ज पे आगे बढ़ते हुए 3 वर्ष के लिए स्वप्रमाणीकरण की व्यवस्था गवर्नमेंट ने चलाई है। इसके लिए राज उद्योग मित्र पोर्टल है, इस पे आप कोई भी जो उद्यम लगाना चाहता है वो अप्लाई कर सकता है। ऑनलाइन पोर्टल पर उद्यमी के आवेदन के पश्चात प्राप्ति का प्रमाण पत्र उसी समय जारी कर दिया जाता है, और ये डेटा हमें याद करने की जरूरत नहीं है कि कितना हो गया है। नेक्स्ट आपका आता है सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग की जन सूचना पोर्टल। ये कुछ भी इसके बारे में खास बताने के लिए नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये पोर्टल किसके तहत बना? सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत। कब से स्टार्ट है? 13 सितंबर 2019 से स्टार्ट है, और कितने? 115 विभाग और इतनी योजनाओं को इसमें शामिल किया गया। इसको इस पे जो उपलब्ध सूचनाएं हैं वो कोई भी एसेस कर सकता है। इसमें एक टर्म आती है, बस आप उसको देख लीजिए। एक तो होता है ई मित्र और एक होता है ई मित्र प्लस। क्या डिफरेंस होता है दोनों में? देखिए, ई मित्र जो होता है, ई मित्र के अंदर यही सारी चीजें कंप्यूटर पे, वहां पे बैठा एक जो ई मित्र का कर्मचारी होता है वो आपको उपलब्ध करवाता है सेवाएं। ई मित्र प्लस जो है वो जस्ट लाइक एटीएम मशीन कियोस्क होते हैं, वहां पे खुद जिसको ये योजनाओं की सूचना को यूज करना है या सेवा को यूज करना है वो खुद जाकर के उनको यूज करता है, वो होते हैं ई मित्र प्लस। क्या होते हैं वो? एक कियोस्क होते हैं, एटीएम मशीन की तरह स्वचालित मशीनें होती हैं जिन पर यही सारी योजनाएं उपलब्ध होती हैं। ओके, तो ये हमारी सारी योजनाएं यहाँ पे कंप्लीट होती हैं। का प्रिंट आउट आपको मिल जाएगा। कुछ एक जो अपडेट मैंने आपको बताए थे वो आप उसमें नोट डाउन कर लीजिएगा। डेली 1 या 2 योजना को रिवाइज कीजिएगा। आपने भी देखा होगा सारी इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं जो चर्चा में रहती हैं, तो इससे आपको क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें पतंजलि रिद्धि सिद्धि चौराहा के पास, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर। कॉल करें 72406 72406।